चलो सर का नहीं बोलो नहीं एक्सपीरियंस बोल रहे हो क्या? हाँ नहीं मेरे पास व्हाट्सएप ही नहीं था जब मैं क्लासेस करता था, तो चिंता ही नहीं जब मिले हैं तब तुम्हारे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो नहीं है, बात खत्म। ऐसा वो बीच का मुझे वैसे भी कभी भी ऐसा वो मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है मुझसे जीवन में। तो मेरे जीवन में ऐसा है कि ये है तो पूरा ये है, नहीं है तो पूरा ही नहीं है, ऐसा तो बैलेंस मुझसे होता नहीं है ऐसा। चलो पढ़ाई लिखाई करेंगे हम लोग। यस पीपल। क्या हो गया? दिए थे कौन सा? नहीं वो तो एक रेयर पॉसिबिलिटी है, उसको ऐसा आप आइडियल मान के मत चलो। वो एक रेयर पॉसिबिलिटी कुछ समय की बात थी, और वो कभी कभी हो जाता है। आज अगर कोई चीज़ वापस करने के लिए बोलें तो कर भी नहीं सकते ऐसा। तो आई थिंक एक फेस का होता है, और ये बहुत भारी चीज़ है। मतलब इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप लोग क्या कर सकते हो आपको पता भी नहीं है कभी कभी, मतलब इतना ताकत है। एज एन अभी ये एग्जाम्पल वापस आई थिंक MCS के लेक्चर में लिया था, जैसे कि अपन बात करते हैं ना डबल सेंचुरी इन इंडियन क्रिकेट। डबल सेंचुरी पहली बार कब लगी थी? 2007-9 में, ठीक है, जब भी लगी होगी। उसके अगले 10 सालों में 10 डबल सेंचुरी लग गई, पहली बार लग गई। और उसके पिछले 50 सालों से क्रिकेट है, एक भी नहीं लगी थी। तो मेन गेम वही है कि अपन में बिलीफ आ जाता है कि ये संभव है तो अपन कर पाते हैं। जब तक वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं था तब तक हो ही नहीं रहा था, कोई भी नहीं मार रहा था। जैसे एक ने मारी, दूसरी, तीसरी, अब रोहित शर्मा साहब 2-3 मार के अकेले बैठे हैं, आप समझो ना। और 50 साल के क्रिकेट में किसी ने भी नहीं मारी, जबकि इनसे बड़े बड़े, अरे गिलक्रिस्ट तेंदुलकर कौन नहीं था पहले, तो इनसे बड़े क्रिकेटर्स थे, बट किसी ने डबल सेंचुरी कभी नहीं मारी। बिकॉज उनको ऐसा माइंडसेट था ये संभव ही नहीं है कि एक वनडे के गेम में डबल सेंचुरी को कैसे मार सकता है। बट जब एक व्यक्ति ने मारी तो समझ में आया कि हाँ भाई कर सकते हैं, सामने वाले को स्ट्राइक देने का नहीं, खेलते रहने का। आई मीन टू से कि समझ में आया कि संभव, जस्ट किडिंग, समझ में आया कि संभव है। तो जब संभव हुआ तो फिर कर जाते हैं। तो कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, इंडियन स्कूलिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। छोड़ो, उधर जाएंगे तो लेक्चर खा जाऊंगा मैं पूरा का पूरा। वो मस्त है आप एकदम जादू की तरह, समझ ही नहीं आया कब आया एकदम। चलो, इंडियन स्कूलिंग का प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन स्कूलिंग अपन को एकदम बांध देती है। मतलब अपन को वो नहीं होता, जैसे हमने घोड़ा है, घोड़े के यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे भागो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छी चीज़ें बहुत है इंडियन स्कूलिंग की, बट उसका इंडियन स्कूलिंग का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। तो ब्रिटिशर्स जब थे तब उनको क्या चाहिए था सिस्टम, कि दे वांटेड एम्प्लॉइज। उनको एंटरप्रेन्योर थोड़ी ना चाहिए थे, उनको क्या थोड़ी आप अपना बिजनेस डालो, आप बढ़ो और हमारे लिए काम करो। तो पूरा स्कूलिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि आपको आगे से आगे बेट दी जाती है। जैसे कि अपन एक एनिमल है और बस यहाँ खाने का रखा, ये खा लो, यहाँ खाने रखा, इधर खा लो, इधर खा लो। सो देन अपनी स्कूलिंग ऐसे कि अपन हाँ ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो एक एक चीज़ ऐसे रखी गई है। तो उस कारण से कभी अपन उसके बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। और वो व्यक्ति कब सोच पाता है? जब वो 23-24 का हो चुका है, तब उसको थोड़ी सी समझ आती है। अब समझ में आती है कि भाई अब मैं करूं क्या। मतलब अब तो मैं ऑलरेडी एक ऐसे बैगेज के साथ घूम रहा हूं कि मुझसे ऑलरेडी अपेक्षाएं हैं अगले 3-4 साल मुझे क्या करना है। अब तब मैं आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कुछ करने की कोशिश करूं तो काफ़ी कठिन हो जाता है ऐसा। तो ये परेशानियां हैं, बट ठीक है, इट इज़ जस्ट कि इंटरनेट के बहुत सारे डीमेरिट्स, उसमें एक मेरिट भी है कि आजकल ऐसा हो गया कि इंटरनेट के कारण हमें बहुत जल्दी समझ में आता है दुनिया में क्या चल रहा है ऐसा। तो सब के अपने पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, बट हाँ अपनी स्थिति में हर एक व्यक्ति ने कोशिश करना चाहिए कि जो बेस्ट कर सके वो करने का, बस। और यही पॉइंट कि आपको अपना पोटेंशियल नहीं पता, आप कभी विचार भी नहीं कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। कभी कभी मतलब अपन जो अपने लिए टारगेट रखते हैं वही अपन अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, क्योंकि अपन को अपने बारे में तो पता ही नहीं है ना। एंड इट विल हैपन विथ यू गाइस एज वेल। अरे बहुत लोग ऐसे मानसिकता से चल रहे हैं, और बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स CS CS CW करने वाली आधी जनता किस मानसिकता से पढ़ती है कि पढ़ना 3 साल, 50,000 रुपये महीने की जॉब चाहिए। उनका पहला टारगेट ही यही है। मतलब वो कुछ सोच नहीं रहे, 50,000 रुपये महीने की जॉब चाहिए, ये उनका पहला। किसी 50, 60, 1 लाख होगी, वो छोड़ा, अमाउंट की बात नहीं करा, बट उनका टारगेट ये कि 50,000 महीना, 50,000 महीना, 50,000 महीना। तो द पॉइंट इज कि वो टारगेट ही ऐसा रख रखा है कि फिर जब अपन को एक्चुअली कुछ बड़ा भी होता है तो अपन सोच विचार भी नहीं कर पाते कि संभव है। तो इट इज जस्ट कि खुद के लिए इतने ज़्यादा नहीं, एक प्लान रखो, बट खुद को ऐसा बांध के मत चलो कभी। इट कैन हैपन फॉर एवरीवन। मतलब मैं बताऊँ, जब मैंने डिसाइड किया मैं टीचर बनूंगा, ये मैंने डिसाइड किया 2008 के आसपास, तब तो वर्चुअल था ही नहीं। वर्चुअल तो मेरे लिए, मेरे जीवन मैंने कैसे रखी थी कि मस्ती से मैं पढ़ाऊंगा, और आई वांट टू टीच इन उदयपुर। तो मेरा दिमाग में ये था कि मस्ती से हम पढ़ाएंगे और अपने जो भी अपने बच्चे आ रहे हैं 50-60 उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो तब तो मतलब मेरे लिए 200 स्टूडेंट्स को या 500 स्टूडेंट्स को एक ईयर में पढ़ाना वुड हैव बीन माई ड्रीम। तो ये टाइम था वो, मैंने मेरे लिए ये सपना ऐसा देखा था। और जब अपन आज की तारीख में बात करते हैं तो वी स्टार्ट अ बैच एंड कम से कम 1500-2000 स्टूडेंट्स सी दीज लेक्चर्स। तो ये तो कभी मैंने विचार ही नहीं किया था। अरे तब मेरे विजन में ऑनलाइन क्लासेस था ही नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। यू नेवर नो कि कब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है, चीज़ें आगे आती हैं, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। अपन को बस क्या करने का है, एक बेसिक आइडिया रखने का, प्लान रखने का, खुद को इतना
वो रखो आप फ्लेक्सिबल, कि जब जब नीड आए तब रोने का नहीं कि ये हो गया अब मैं क्या करूं, वो हो गया मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं करने का, उसके हिसाब से मॉड्यूलेट होते जाने का। दुनिया में सिर्फ वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो खुद को चेंज कर लेता है स्थिति के हिसाब से। आप सोच लो कि मैं एडमेंट हूं, नो किया, मैं ऐसा ही रहूंगा, आप आगे बढ़ो, आप नहीं बढ़ पाओगे, आपको पीछे। यू विल हैव टू एंश्योर कि आप अपने जो पॉजिटिव्स हैं उसको बना के रखो, और जो भी चीजें चेंज हो रही है उसके हिसाब से अपन अडेप्ट होते चलो, तो देन लाइफ गेट्स ईजियर एंड इट वर्क्स फॉर एवरीवन। ऐसा तो खुद के लिए सपने मतलब सपने बेसिक रखो, बट उसमें खुद को बांधो मत। आप तूफान मचा सकते हो, आपको पता भी नहीं आप क्या कर सकते हो, एकदम जबरदस्त हो आप, एकदम। वो डायलॉग याद आ गया, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, वो आपने देखा होगा ना, टीवी सीरीज जब इंडिया में आई थी तो पहली टीवी सीरीज कौन सी आई थी हिंदी में जो पॉपुलर हुई थी? सीक्रेट गेम्स नहीं अब उसके मतलब टू बियर है डैश ऐसा बोलते थे उसमें शुरुआत। पिक्चर्स टीफीएफ पिक्चर्स करके आया था वो, तो वो बहुत पुराना था ऐसा। नहीं संभालते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट कि वो मतलब ऐसा कि आप लोग कभी कभी सोच भी नहीं सकते कि आप कितना आगे जा सकते हैं। ऐसा लाइट लेने का, अपने नॉर्मल भागते रहने का, रुकने का नहीं, और पता नहीं कब कहाँ पहुंच जाओ आप लोग। चलो मैं मेरा अपने आप को संभालता हूँ, वापस यहाँ पे लाता हूँ। और हम लोग बात कर रहे थे कल के लेक्चर में लास्ट टॉपिक। यस मैम कुछ पूछना चाहते? ओके हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए, सही बात है। भूल जाता हूँ मैं, इधर आओ। चलो तो कल के लेक्चर में लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने मस्ती से पढ़ा कि जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो ध्यान रखेगा कि जो भी कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल है वो सारी फॉर्मेलिटीज दे दे। जब वो सारी फॉर्मेलिटीज उसके लिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रूवल आया तब मनी रिलीज होता है कि कंपनी यूज कर सकता है, कि कंपनी ने मनी रेस कर लिया, जनता का पैसा आ चुका है। अभी तक वो एस्क्रो अकाउंट के पास है, अभी तक वो कंपनी के पास आया नहीं है, लेकिन जब कंपनी का लीड मर्चेंट बैंकर अप्रूवल ले आएगा, ट्रेडिंग अप्रूवल, लिस्टिंग अप्रूवल, कि हाँ हमने सारे कंप्लायंसेस कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग परमिशन भी दे दी है, तब वो पैसा रिलीज होता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। सब लोग साथ में? फिर वहाँ पे हमने पढ़ा, कुछ लोग घर जाके परेशान हो गए कि ये 7 दिन है, ये 8th डे है, ये सब क्या चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है? ठीक है, एकदम आराम से, इसमें आपको क्यों परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। कल लेक्चर के एंड में अपन ने डिस्कस नहीं किया। एक चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, यस रीड इट। जल्दी से कंप्लीट कर लो। डन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 ही है, कुछ चेंज नहीं है। लीड मैनेजर ही काम करेगा पूरा का पूरा, और अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग अप्रूवल नहीं दे पाते हैं तो रिफंड होगा। रिफंड अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो 15% पर लगेगा। सब कुछ सेम है। द डिफरेंस इज जस्ट कि जहां पे 7 था उसकी जगह क्या आ गया है 4, और जहां पे 8th था उसकी जगह भी क्या आ चुका है 4। पहले तो क्या है, इस 4 डेज की जगह यहां पे वो लिख सकते थे 5th डे। आपको समझ में आता है? डू इट विद इन 4 डेज, अदरवाइज 5th डे पे मैं आपको फोड़ूंगा। तो इट इज सेम थिंग, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उन्होंने इन दोनों जगह पे क्या कर दिया है 4। पहले क्या था 7 एंड 8th, ध्यान से देखो, पहले था 7 8 8th डे, तो पहले 7 और 8th पे फोकस था। उन्होंने कहा बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, रहने दो, पहले तो इसका टाइमलाइन हमें 7 की जगह 4 करना है, ठीक है, और अब हर जगह पे हम 4 ही लिख देंगे ताकि पॉसिबल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल कर दिया और यहाँ पे आपके लिख दिया है 4 डेज 4th डे, ताकि कंफ्यूजन वो 7th और 8th का रहा ही नहीं। तो सबसे पहला तो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट इतना सा है बेटा जी कि जो पहले ऐसा था कि रिलीज सब्सक्रिप्शन मनी आपका हो जाएगा जैसे ही आपने ट्रेडिंग अप्रूवल दे दिया, वो सेम है।
अगर आप ट्रेडिंग अप्रूवल लिस्टिंग अप्रूवल में आप रिजेक्ट हो चुके हो, स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया आपको, तो विद इन 4 days यू हैव टू एंश्योर दैट यू रिफंड द मनी और अनब्लॉक द मनी. इफ यू आर अनेबल टू डू इट, देन 4th डे के बाद आपके ऊपर क्या लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. सुपर इजी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है. आ जाते हैं हमारे इसमें. चलो इधर आओ. 3 जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे. एक बार रुको, जल्दबाजी नहीं, पहले स्क्रीन पे देखो फिर आप खुद करना. सबसे पहला मैं करूं तो 7 days की जगह यहां पर आ रहा है 4 days. रुकना. Of receipt of intimation from stock exchange rejecting the application for listing specified security, and if such money is not prepaid within, वापस confusion हटा के इन्होंने भी क्या कर दिया यहाँ पे 4 days. After the issuer becomes liable to repay it, the issuer and every director of the company who is an officer in default on and from the expiry of 4th day. 4th day be jointly and severally liable to repay that money with interest at the rate of 15% per annum. तो 7 days की जगह भी 4 days आ चुका है, 8 जगह भी 4 day और 8th day की जगह 4th day. कंफ्यूजन ही खत्म. वो 7th और 8th का मुझे समझाना ही नहीं. सिंपल 4 4 4th day. तो अब 4 दिन का समय है. 4 दिन के अंदर अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर लगने लग जाता है इंटरेस्ट ऑन एंड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 4th डे. 4th डे खत्म हुआ, 5th डे से आपका इंटरेस्ट लगना चालू होता है एक्चुअली. सिंपल. ये चेंज कर लो. और वहां पे ऊपर अमेंडमेंट AM ऐसा कुछ छोटा सा लिख लो. सर अमेंडमेंट लिखने का पर्पस क्या है? सिंपल ऐसा है कि जब भी कोई चीज़ पे अमेंडमेंट लिखे तो उस पर थोड़ा सा फोकस हम एक्स्ट्रा देते हैं. पिछले 1.5-2 साल के जो भी अमेंडमेंट है उस पर. चलो सिंपल एंड इजी. सो नाउ वी कैन स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक फॉर द डे. चलो और लास्ट पॉइंट एज इट इज है, लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट द मनी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इश्यूर रिलीज टू द इश्यूर. ये वो नेक्स्ट पेज पे था इसलिए दिख नहीं रहा है. ये रहा. ये भी सिंपल, क्योंकि इश्यूर रिलीज टू द इश्यूर. तो आपके इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है कि जो भी पैसा आएगा वो आपको ध्यान रखना है कि पूरा पूरा रिलीज हो रहा है किसको, इश्यूअर को, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. चलो अब हम लोग आते हैं, प्राइसिंग तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है. बहुत अच्छी चीज लिखी है. द इश्यूअर इन एन IPO एंड FPO may determine the price of specified securities in consult in the lead merchant banker or through the book building mechanism. क्या आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो? या तो आप और आपके लीड मर्चेंट बैंकर बैठो और फिक्स प्राइस इश्यू कर दो, और आपको लगता है नहीं कि हमें बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से करना है, तो आप और आपके लीड मर्चेंट बैंकर बैठ के फिर प्राइस डिसाइड नहीं करोगे बट प्राइस बैंड डिसाइड करोगे. तो आप चाहे तो फिक्स प्राइस इश्यू रखो, आप चाहे तो बुक बिल्डिंग रखो. जो भी रख रहे हैं आप और आपकी कंपनी और उसके लीड मर्चेंट बैंकर बैठ के उसको डिसाइड करेंगे. वेरी इजी, देयर इज नो टॉपिक हियर. चलो अब आता है एक टॉपिक डिफरेंशियल प्राइसिंग का. लेकिन हाँ चलो पहले डिफरेंशियल प्राइसिंग पढ़ ही लेते हैं, कोई चिंता नहीं है, एकदम आराम से. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से इन नहीं वेट, डिफरेंशियल प्राइसिंग और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं हम. डिफरेंशियल प्राइसिंग छोड़ा है हमने. ये मैं क्या करता हूँ, आप लोग मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ ड्यू. इसके बाद हम जाते हैं प्राइस एंड प्राइस बैंड के ऊपर. अ सुपर इजी टॉपिक, लेट्स डिस्कस इट अप. एग्जीक्यूटिव में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, एक बार अच्छे से वापस पढ़ लेते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. प्राइस एंड प्राइस बैंड हमें क्या पता है एक बार अच्छे से. जब भी हम लोग बात करते हैं, चलो एक काम करता हूँ, प्राइस एंड प्राइस बैंड पढ़ाने के पहले आपको को एक बार क्विकली बुक बिल्डिंग समझा देता हूँ. जिन बच्चों को बुक बिल्डिंग याद है एग्जीक्यूटिव का, बहुत अच्छी बात है. इनको नहीं याद है, वापस एक बार देख रहे हैं हम लोग. चलो सिर्फ ये और LODR 2 ऐसे चैप्टर है आपके सिलेबस में जो एग्जीक्यूटिव से कनेक्टेड है. बाकी मेजॉरिटी चीज़ों में आप नई चीज़ें पढ़ते हैं. 10th बुक बिल्डिंग. अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे फिदा हो गया. जीवन में जब मैंने कंसेप्ट पहली बार पढ़ा था तब मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा था. हाँ इधर आओ. बुक बिल्डिंग क्या कंसेप्ट है, आराम से समझो. बुक बिल्डिंग इज एक्चुअली अ कंसेप्ट which helps, this concept helps in eliciting the demand and finalizing the price. ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे. तो बुक बिल्डिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड, आपके जो भी आप बेचना चाहे उसका डिमांड कैसा है और उसका प्राइस आइडेंटिफाई करना. समझना. मुझे बताओ कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वड़ा पाव, ठीक है. तो मैं वड़ा पाव का प्राइस कैसे डिटरमिन करूँगा?
चलो 2 तरीके बताए इन्होंने, ठीक है। एक तरीका है इन्होंने बताया कि हम जो ट्रेडिशनल तरीका चलता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अपना कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, कि अपन वड़ा पाव बनाएंगे, अपन को आलू लाना है, तलना है, टिक्की बनानी है, पाव खरीदना है, उसमें लगाना है, चटनी लगा के बेचना है। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट सारा है मान लीजिए 6 रुपीज़ एग्जाम्पल। उसके ऊपर हमारा मार्कअप करेंगे, प्रॉफिट चाहिए हमको इसके अंदर 4 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस हो गई 10 रुपये। एक एग्जाम्पल हो गया। बट आज की दुनिया वैसे चल नहीं पाती। तो आज की दुनिया में दूसरी चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है जो इन्होंने बताया, दैट इज बाकी लोग कितने में बेच रहे हैं। तो आज की तारीख में इट इज मोर रेलेवेंट दैट यू सी दैट एट व्हाट प्राइस अदर्स आर सेलिंग इट अप। ओके, अदर्स आर सेलिंग इट फॉर 5 रुपीज, इफ समवन एल्स इज सेलिंग अ वड़ा पाव फॉर 5 रुपीज, यू कैन नॉट सेल इट फॉर 10 रुपीज, बिकेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। सो देन देर आर वेरियस फैक्टर्स। अब ये चीज़ें जो वड़ा पाव बोल दो, चाय बोल दो, चाय, अरे भाई साहब भारत में जो सबसे अच्छा बिजनेस है वो है चाय का। क्योंकि चाय अगर आप छुपा के भी बेचोगे तो भी लोग सूंघते सूंघते आ जाएंगे। मतलब चाय कैसे बिकती है। और नॉर्मली अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन को सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेगी, बहुत पॉश रखना पड़ेगा बैठने। चाय जितनी आप छोटी और ऐसी, जिसको समझते ना, व्हाट डू यू कॉल इट, टपरी, लोगों को टपरी की ही चाय पीनी है, लोगों को होटल की चाय पीनी ही नहीं है। तो आपको ना तो ज़्यादा स्पेस लगेगा, एकदम छोटे से आप मस्ती से बना के बेच दो, साफ सफाई रख लो और बेच दो, चाय बिक जाएगी। एंड द मार्जिन इज इनसेन। इफ यू थिंक ऑफ चाय का मार्जिन, इट इज इनसेन। बट कंपटीशन बहुत है। एक चाय की टपरी यहाँ है, 4 चाय की टपरी यहाँ पे भी है। सो देन दैट कंपटीशन इज इनसेन। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, इट इज़ नॉट एज ईजी एज अ वड़ा पाव और अ चाय टू डिटरमिन द प्राइस। आज कोई भी चीज़ को बेचना है, उसका प्राइस डिटरमिन करना कितना आसान हो गया, क्योंकि अपन मार्केट स्टैंडर्ड देख लेते हैं। बट कोई एक नई चीज़ हम लोग ला रहे हैं, नाउ हाउ टू डिटरमिन द प्राइस, उसका प्राइस कैसे डिटरमिन करें, दिस इज अ रेलेवेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कल को इंस्पायर अकेडमी का मन हुआ दैट दे वांट टू स्टार्ट क्लासेस फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और दे वांट टू स्टार्ट क्लासेस फॉर शेयर मार्केट और एनी न्यू फील्ड, उनका मन हो गया वैसे क्लासेस स्टार्ट करने, बट उसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अब क्या करें? अब इसी क्लास में मान लीजिए वो लेक्चर लेने वाले हैं, इस क्लास के अंदर हैं देर आर 100 सीट्स, 100 से एक जना भी ज़्यादा बिठा नहीं सकते, 100 लोग बैठेंगे इसके अंदर, एग्जाम्पल लो, ठीक है। अब उनको डर क्या है, मान लीजिए उन्होंने फीस रख दिया 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 का फीस रख दिया और 300 एप्लीकेंट्स है, बिठा तो कितनों को सकते हैं, 200 को रिजेक्ट कर देंगे ना। अफसोसजनक सी बात है, एक ही क्लास है, ऐसा मतलब दूसरी क्लास में एक ही क्लास है, टीचर की अवेलेबिलिटी भी उतनी है कि एक ही बैच चलेगा। अरे यार 2000 की फीस रख दी, 300 लोग आ गए, लेकिन यार अब सीट तो 100 को देनी पड़ेगी, 200 को रिजेक्ट करेंगे। So as a business would think, यार if at all we would have kept the price 2500 also the fees, then also 100 seats तो हो जाती यार। जब 2000 की फीस में 300 people have appeared and applied for the course, if we would have kept the fees of 2500, still 100 seats तो fill हो ही जाती है, and we would have made net profit comparatively more. Are you understanding? So that is the trouble for anything. कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं, उसका प्राइस कैसे डिटरमिन करो, छोड़ो। इन्होंने कहा ठीक है, अगली बार इन्होंने क्या किया, 3000 फीस रख दी, 100 सीट है, 20 एडमिशन हुआ, अब 80 एडमिशन खाली हो गए ना, और नेट लॉस में हो गया, क्योंकि जब आपके पास 100 आ रहे थे 2000 में भी, तब भी नेट रेवेन्यू तो बहुत सारा हो गया था। अब आपने 3000 कर दिया बट सिर्फ 20 हुए, तो नेट रेवेन्यू कितना कम हो गया, रेंट वगैरह सब फिक्स एक्सपेंडिचर, अरे भाई साहब लॉस में जाओगे। सो वेन एवर देर इज नो सेट स्टैंडर्ड, डिटर्मिनिंग द प्राइस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उसके लिए क्या किया इंस्पायर अकेडमी ने, सुनो सुनो सुनो, किसी ने भी एग्जाम्पल इंस्पायर का ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैड, अपने एग्जाम्पल को आसान करने के लिए कर देता हूं मैं, कि वी हैड ओनली 10 सीट्स। अब समझना इंस्पायर ने, ये गलती हुई, इंस्पायर को समझ में आया, इंस्पायर ने एक और बैच लॉन्च कर रहे हैं, नाउ दिस इज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उन्होंने कहा 10 सीट ही रख रहे हैं, 10 सीट्स ही हैं, फीस कितनी रखें, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फीस नहीं है कुछ सेट, आप बताओ आप कितने दोगे, फुल टमाटर जैसे, ठीक है, आप बताओ आप कितने दोगे दीदी, ठीक है। तो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बोले कि नहीं आप क्या करो, एक चिट्ठी लो, सर को एक चिट्ठी दी, इसमें लिख दो कि आप कितना फीस है, आपको बैच के फीचर्स बता दिए, 1 महीने का बैच है, इतना ड्यूरेशन है, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है, बस फीस नहीं बताई। फिर बोले कि आप बताओ आप कितना दोगे। फिर यहाँ पर उन्होंने एक हेलमेट रखा, उसका ऊपर से खोल रखा है, और एक चिट्ठी है, उस पर आप फीस खोल के उसमें डाल दो, फुल रोडी स्टाइल, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया क्या करना है, और यहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति आया, वो बोला यार मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, 10,000 दूंगा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि यार मैं 12,000। एक व्यक्ति को दूसरे की बिड पता नहीं है, उसमें डाल के जा रहे हैं सब चिट, तो पता नहीं है, ठीक है, हर एक व्यक्ति अपना नाम लिख के दे रहा है, सिर्फ चिट डाल के जा रहे हो, क्या काम का नाम तो लिखो, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति अपना नाम और चिट डाल के, समझना। सी आया, 50 रुपया देगा, ठीक है, हाँ, हर एक का एक माइंडसेट, एवरीवन इज वैल्यूइंग एज पर देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आया 1000 वाला,
2,000, 3,000, हाँ कोई आया पागल आदमी 1 करोड़ की चिट डाल के गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, उसके आदमी को, हाँ आपका एग्जाम्पल है, चलो रियलिस्ट ठीक है, ठीक है, फिर आया वही एक और आपका 150 रुपया देगा, फिर आपका वापस 2,500, 1,111, नंदनी आई थी, नंदनी आई 2,100 रुपये दूंगी, ABCDEFGHIJ, ऐसे कर करके मैं समझ लो KLM यहाँ पे रुकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुक, मतलब समझ, हम थोड़ा सा एकदम एक्सट्रीम नहीं करता मैं, ठीक है, 15,000 आप कह रहे हो तो 40,000 और एक व्यक्ति आया 5,000 पे, चलो समझ लो, यहाँ पे एंड करते हैं, सुनो, तो 10 सीट थी, इतने एप्लीकेंट आए, नाउ इंस्पायर एकेडमी इज थिंकिंग ठीक है, वी हैड 10 सीट्स, वी गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एप्लीकेंट, ठीक है, वी कैन गिव एडमिशन टू ओनली 10 एप्लीकेंट्स, 3 को रिजेक्ट करना है, बट अब उनकी लाइफ कितनी आसान हो गई, कौन से 3 को रिजेक्ट करना है उनको, रुको, सबसे पहले तो रुको, नहीं, सिलेक्ट करेंगे ना अपन, इसको सिलेक्ट कर लिया, 40,000 वाले, राजा बेटा आओ बैठो, आगे बैठो, आप इसी के नीचे बैठो, उनको रिमोट इनके पास रहेगा, ठीक है, इधर आओ, ठीक है, 1 40,000, उसके बाद में सेकेंड का है 15 ही है क्या, फिर क्या 21,000 है क्या, 2100 है, के को सिलेक्ट कर दिया, दूसरा 12,000, चौथा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में 5th व्यक्ति भी सिलेक्ट हो गया, 3,000 कहाँ है, 6th भी सिलेक्ट हो गया, 21 ना, ये 8वां व्यक्ति सिलेक्ट हो गया, 9वां व्यक्ति सिलेक्ट हो गया, और ये 10वां 1111, ठीक है, देखो आप इसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे जबरदस्ती, सिलेक्ट हो गया ना 10, और 10 लोग हो गए सिलेक्ट, नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, Inspire Academy is also very happy. We've selected 10 and the academy has rejected 3 people, 50,150, ठीक है, इसके अंदर C और G तो वैसे भी ठीक है, 50-150, D थोड़ा सा और बिट करता तो सिलेक्ट हो जाता शायद, बट ठीक है, he got rejected, तो ऐसे Inspire ने 10 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, Inspire is also sorted, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, if Inspire says to them, okay, then C you give 40,000, K you give 15,000, तो काम नहीं चलेगा, फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट यू कैन नॉट चार्ज डिफरेंशियल प्राइसिंग, नहीं कर सकते आप, तो इन सबसे सेम प्राइस लेना है, चलो क्या प्राइस लेंगे सबसे, बस अभी अगर हम सोचें ऐसे ही, ठीक है ना, आप तो प्रोफेशनल के बच्चे हैं तो आप लोग बोल देंगे 1111 लेते हैं, ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूटिव के बच्चे होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, सर 40 ले लेते ना सबसे, अच्छा रहेगा ना, बट आप 40 सबसे क्यों नहीं ले सकते, अरे जे ने बिड क्या किया 2100, उसका मतलब है ही इज रेडी टू टेक द कोर्स एट 2100, तो आप उसको बोलोगे 40,000, तो ऐसा थोड़ी कि हाँ ले लो 40,000, ही हैज बिड 2100, मतलब मैं 2100 तक ही दूंगा, तो वो तो नहीं देने वाला है 40,000, तो हमें जो लास्ट सिलेक्टेड पर्सन है उसको डिटरमिन करना पड़ता है एज द फाइनल प्राइस, तो ये जो 1111 है ये लास्ट सिलेक्टेड व्यक्ति था, ठीक है ना, ये हमारा कोर्स का फीस बनेगा, क्या हर एक व्यक्ति 1111 देने को रेडी होगा क्या, जिसको ई ने बोला था कि मैं 2,000 रुपए में कोर्स करूंगा, उसको बोलेंगे नहीं 1111 फीस है, नहीं सस्ता कोर्स नहीं करता, एवरीवन इज गोइंग टू हैप्पीली एक्सेप्ट इट अप, बिकॉज उनकी जो बिड प्राइस है उससे कम उनसे हम चार्ज कर रहे हैं, तो इवेंचुअली एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी एट 1,11, दिस बिकम्स आवर कोर्स फीस, this becomes our course fees. Now Inspire is also happy. Why Inspire is also happy? Because Inspire sees in this fashion that 1,111 is the best fees we could have kept to cover all the 10 seats. अगर हम इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा फीस रख देते ना तो हम 10 सीट्स को कवर ही नहीं कर पाते, सारे एडमिशन नहीं होते, और इससे कम रखते तो एडमिशन हो जाते, बट क्या फ़ायदा है, दिस इज द बेस्ट, कम रखना तो अकेडमी वुड वांट द फीस टू बी हाईएस्ट, हम सिर्फ बिजनेस साइकिल्स देख रहे हैं बाकी सब छोड़, ठीक है, तो एनी एंटिटी वुड वांट द फीस टू बी हाईएस्ट, सो दिस इज नथिंग, ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और यही कंसेप्ट कहलाता है बुक बिल्डिंग, इसको आप जीवन में कहीं भी अप्लाई कर दो। बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, घर में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? नहीं, एक तो 2 लोग बोल रहे हैं जो कमाता है ज्यादा कमाता है, नहीं, लड़के जानते हैं उनकी माँ का दर्द। घर में सबसे ज्यादा इज्जत होती है काम वाली बाई की, उसके बाद में पापा की, उसके बाद में आपके बड़े भाई बहनों की, और फिर लास्ट में आपकी। तो ये अपने घर में
एक हायरार्की होती है, समझना बहुत केयरफुली। अब क्या है, पुणे जैसी जगह के अंदर ऐसा मेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एट हाउस, सबसे ज़्यादा जिसको इज्जत मिलती है घर पे, समझना अच्छे से। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ये रोड है, यहाँ पर एक घर है, नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये मेड है, ठीक है, सुना सुना अच्छे से, रोड पे है, अभी तो रोड पे है ना वो, रुको। मेड के पास सिर्फ मेड, ये 6 नए लोग, नई नई बिल्डिंग बनी है, 6 नए लोग शिफ्ट होने आए हैं, ये फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4, फ्लैट नंबर 5 और फ्लैट नंबर 6, ये यहाँ की सबसे पॉपुलर मेड है, ठीक है, हर एक सोसाइटी में होती है पॉपुलर मेड है, हर एक को यही मेड चाहिए कि भाई साहब नहीं कि हाँ ये सबसे साफ सफाई से काम करती है, उनको चेक नहीं करना, क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता, एकदम ध्यान रख लेती, इधर की बात उधर नहीं करती, चोरी नहीं करती, सब अरे प्रीवियस सब में फिट हो रहे हैं, ठीक है ना एकदम। तो ये यहाँ की सबसे जो हर एक व्यक्ति को हर एक घर पे चाहिए वो मेड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। पर ये मेड तो ऑलरेडी बुकड है, इनके पास सिर्फ 2 स्लॉट है, ठीक है, इनके दिन में 11 से 12 बजे का और 12 से 1 ये आफ्टरनून का ये स्लॉट अवेलेबल है। बोले कि सर देखो आप 6 घर मुझे आप हायर करना चाहते हो, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, देखो मैं मैक्सिमम 2 घर पे काम कर सकती हूँ। अब आप लोग आपस में लड़ झगड़ के डिसाइड कर लो कि मैं कहाँ पे काम करूँ, ठीक है, रुक जाओ। अगर ऐसे लड़ने झगड़ने दिया, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाया था, बस वो अंपायर था, वो एंड में बताने वाला था कौन जीते। हाँ जीडीबीडी चिंता मत करो, चेक चलिए, कुछ मैंने काम का बोला भी नहीं, चलो इधर आओ। सो नाउ समझो ना, अगर मेडी बोल दे तुम 6 लोग यार आपस में डिसाइड कर लो, मैं क्या कह रहा हूँ, खून खराब हो जाएगा। अब मेड ने क्या बोला, एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, सुनना, मैं एग्जीक्यूटिव क्लियर हूँ, ठीक है जिसकी अभी घर वालों की जगह बच्चे रो देते इधर आओ, चलो। मेड ने कहा कि सुनो, मैंने कहीं पे एक सुना था एक कंसेप्ट, आप 6 हो, मुझे क्या करो, आप 6 के 6 मुझे बता दो कि हाउ मच आर यू रेडी टू पे मी फॉर 1 स्लॉट। जैसे मेरे 2 स्लॉट है, 1 आवर का ये स्लॉट है, 1 आवर का ये स्लॉट है, मैं 2 लोगों के यहाँ पे काम कर सकती हूँ। आप 6 के 6 मुझे बता दो कि आप मुझे 1 आवर के स्लॉट के लिए कितना पे करने को रेडी हो। आपस में नहीं, तो सबने आपस में देखा, अपनी चिट्ठी लिखी सबने। इसने कहा कि भाई मैं दूंगा आपको 1500 रुपये, ये किसी को पता नहीं, ये उसने जाके रख दिया। इसने कहा 1200 रुपये, 1800 रुपये, कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं 2500, इनकी घर पे बाद में पिटाई होती है अलग से बटर को, अभी तो वहाँ पे कर दिया उन्होंने बिड, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि भाई जिसको जो करना है करो, अपना बजट है 1000 रुपये, डिसिप्लिन लगे, जिसको जो करना है तुम लड़ो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे 1000 रुपये। और एक और आ गए कि नहीं हम लकी नंबर है हमारा 1111, ठीक है। अब मेड के पास में ये सब आ गया, सुनना अच्छे से। नाउ मेड हैज टू सिलेक्ट 2, तो मेड ने क्या किया, मेड ने सबसे पहले 4th को फिक्स किया, उसके बाद में 3rd को फिक्स किया। लेकिन मेड अब इन दोनों को ये नहीं बोल सकती ना मैं आपसे 1800 लूंगी और मैं आपसे 2500 लूंगी, कौन सी रेट पे दोनों अग्री कर लेंगे, 1800 पे दोनों अग्री कर लेंगे, बिकॉज इसने 2500 बोला, ये तो 1800 पे खुश है ना, और इसने 1800 बोला, ये भी 1800 पे खुश है। अगर बोलो 2500 दोनों का सर मांडवली 2000 में फाइनल करते हैं, तो ये रो हाउस, ये जो 3rd है वाला हाउस है, ये तो मना कर देगा ना, मैंने 1800 बोल रखा है। सो 1800 बिकम्स द प्राइस, और इसको मिल गए 2 हाउस जो कि इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से पे करने वाले हैं। मैं आपको कह रहा हूं हमारे एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हो सकते। बुक बिल्डिंग कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां पे भी आपको प्राइस डिस्कवरी करनी है कि बेस्ट किस प्राइस पे मिलेगा, बुक बिल्डिंग यूज हो सकता है। अरे मैं क्लास में आ गया कल, और मैंने कल आके बोल दिया कि ये दिस इज अ टी शर्ट, दिस इज अ वंडरफुल टी शर्ट, दिस ब्रांड का H&M का टी शर्ट है, एंड आई वांट टू सेल इट हियर, ठीक है ना, अनयूज्ड, ठीक है ना, यहाँ आई वांट टू सेल इट हियर, है ना, एंड 4 टी शर्ट ही है, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू बिड, हर एक व्यक्ति को एक टी शर्ट को बिड करो। तो हर एक व्यक्ति बिड करते बैठा, मैं इसका वही 150 रुपया देगा, 2000 देगा, 2500 देगा, बिड किया। अब मेरे लिए कितना ईजी है कि टॉप 4 को सिलेक्ट कर लिया, उनको 4 लोगों को एक टी शर्ट में दे दूंगा, और उसमें जो 4th है, मुझे सबसे अगर सेम प्राइस लेनी है तो जो 4th है जो उस प्राइस पे मैं सबको दे दूंगा, एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी ऑल्सो विंस। व्हाई कंपनी ऑल्सो विंस? बिकॉज पीपल नो दैट दे डू नॉट हैव टू पे द प्राइस विच दे आर बिडिंग। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली, बिड करने वाले को पता है कि मैं जितने में बिड कर रहा हूं मुझे उतना पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे पे तो कितना करना पड़ेगा, जितनी क्या आएगी फाइनल प्राइस। समझना अच्छे से। मान लो यहां पर किसी एक घर वाले ने 2 लाख रुपए भी बिड कर दिया होता, तो क्या उसको 2 लाख देना पड़ता? क्या नहीं, पर वो सिलेक्ट हो जाता ना सिलेक्टेड घर में, और उसको पे तो कट ऑफ ही करना पड़ता।
सो ये सोच के देन पीपल बिड मोर, लोग बिड कितने ज़्यादा करते हैं कि बिड करते हैं मेरा स्पॉट रिजर्व हो गया ना, मुझे पे तो कट ऑफ करना है, बट इसमें रिस्क क्या आती है, अगर आपके जैसे जोशीले लोग 2-3 आ गए तो फिर कट ऑफ ऊपर जा सकता है। बट इट इज जस्ट, ये क्यों नहीं होता प्रैक्टिकली, बिकॉज बुक बिल्डिंग इस्तेमाल किया था शेयर्स इशू करने में, और शेयर्स इशू करते टाइम लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं ना, जैसे जोशीले लोग क्या 5-10-15 होते हैं, इनसे प्राइस डिटरमिन नहीं होती है, प्राइस कट ऑफ के आसपास रीजनेबली आ जाती है। अब इसका शेयर्स में कैसे यूज करते हैं फटाफट समझो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म का, कि कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को देती है प्रोस्पेक्टस की जगह, नॉर्मली प्रोस्पेक्टस देते हैं, प्रोस्पेक्टस की जगह देते हैं रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस। रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस हैज गॉट एवरीथिंग, सब कुछ होता है, कंपनी की डिटेल, डायरेक्टर, प्रमोटर, सबकी डिटेल, बट इसमें प्राइस नहीं होता है। इसमें वो देते हैं प्राइस बैंड। इमेजिन कर लो, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्राइस बैंड की जगह लोअर बैंड भी हो सकता है, या फिर बाद में न्यूज़पेपर में दे सकते हो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, बट पहले कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लेते हैं कि यहाँ पे देता है वो बैंड। इस बैंड के अंदर हमने लिख दिया, मान लीजिए 1000 से 1200। तो ये कंपनी क्या कह रही है कि वी वांट टू इशू द सिक्योरिटी, वी वांट टू इशू द सिक्योरिटी बिटवीन 1000 to 1200, इसके बीच में हमको इशू करना है। आप बिड करो, आप बिड करो कि आपको कितने में शेयर लेना है। कोई व्यक्ति बिड करता है 1100, कोई व्यक्ति बिड करता है 1010, कोई व्यक्ति बिड करता है 1200, कोई व्यक्ति करता है 1150। सबने अपने अपने हिसाब से बिड कर दिया, अमाउंट भी और उनको कितने शेयर्स लेने हैं ये भी, ये इन्होंने कर दिया बिड। सबके बिड्स आ गए। नाउ कंपनी अलॉन्ग विद देयर मर्चेंट बैंकर डिटरमिन्स द कट ऑफ प्राइस। व्हाट इज द कट ऑफ प्राइस? सेम जो भी मैंने कहा टी शर्ट वगैरह के लिए कैलकुलेट किया, घर में 1800 कैलकुलेट किया, ये सारे कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सर उसको कट ऑफ क्यों बोलते हैं? कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट जिसको सिलेक्ट किया, दैट प्राइस इज नोन एज कट ऑफ। अरे आपको पता है कॉलेज में, याद है आपकी बेइज्जती हुई थी कुछ साल पहले, है ना? आपने 12th के टाइम पे बहुत पढ़ाई की थी, फिर आपके एक परसेंटेज आए थे, वो बहुत नहीं आए थे, फिर आपने कॉलेजेस में अप्लाई किया था, फिर कॉलेजेस के अंदर आपने फर्स्ट लिस्ट चेक करी, नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट चेक करी, नहीं, और डिप्रेशन में मत जाओ, इधर आओ मेरे साथ भी, सबके साथ हुआ है, लोड लेने का नहीं है, क्योंकि हम बड़ा सोचते हैं ना, अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए। फिर हम लोगों ने अप्लाई किया, फिर थर्ड लिस्ट में आया कि कट ऑफ ऑफ दिस कॉलेज इज 93%। आर परसेंटेज वर 91, 98, 86, 85, 74 कुछ भी होंगे, बट 91 से कम थे। से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ इज 93%, किसी कॉलेज की कट ऑफ रही है 93%। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोगों के 93 से कम है उन सबको कॉलेज ने क्या कर दिया है? रिजेक्ट। और सिर्फ उन लोगों का एडमिशन हुआ है जिनके 93 से ज्यादा है। वही तो करता है ये भी, सब लोग बिड कर रहे हैं कि मुझे इस प्राइस में चाहिए, मुझे इस प्राइस में चाहिए, मुझे इस प्राइस में चाहिए। फिर वो ऊपर से कैलकुलेट करते हैं कि आपको किस प्राइस में चाहिए, छोड़ो, हमारे पास सिक्योरिटीज तो लिमिटेड है, हम हाईएस्ट वाले को पहले देंगे, फिर नेक्स्ट वाले को बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे, और जिस रेट पे हमारी सिक्योरिटीज खत्म हो गई हम उस रेट को बोल देते हैं कट ऑफ रेट। कॉलेजेस भी यही करते हैं। कॉलेजेस को एडमिशन देना है, उनके पास 100 सीट्स हैं एग्जाम्पल, अब उनको बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, वो सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे? ये वही ना 98 पॉइंट समथिंग वाले को, तो सबसे पहले उसको एडमिशन दे दिया, एक सीट गई, एक सीट गई, एक सीट गई, ऐसे करके वो नीचे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। 100 सीट्स फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गए 93% पे, तो 93% उनका हो गया कट ऑफ। तो कट ऑफ वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है। जब आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो आप ऊपर से हाईएस्ट बिडर को पहले देने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं जो लास्ट बिडर को आप सिलेक्ट करते हैं उसकी प्राइस को कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। So company after receiving the bids determines the cut off price। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस डिटरमिन कर दी, ये आ गई कंपनी की कट ऑफ प्राइस। अब जब कंपनी का प्राइस आ गई है तब कंपनी क्या करती है? तब कंपनी जो भी सिलेक्टेड होल्डर हैं, पब्लिक में सबने बिड किया था, उनको नहीं, अलॉटमेंट करती है सिक्योरिटीज का, या फिर रिफंड कर देती है पैसे। जिन लोगों ने भी बिड किया था, हाँ बिड के साथ में पैसे ले लेती है कंपनी। अरे फिर जनता अगर पैसे नहीं लेती बिड के साथ में तो लोग क्या करते हैं? बिड कर देते हैं, अलॉट होगा तब सोचा जाएगा। नहीं, तो जब कोई बिड कर रहा है उसका बिड का अमाउंट उससे लेके रख लेते हैं उसी टाइम पे, जो आजकल लेते नहीं, और आजकल क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो इन एनीवेज उससे प्रैक्टिकली आपने पैसा ले लिया है, अब अगर उसको या तो आप शेयर्स अलॉट कर दो या फिर पैसा रिफंड कर दो, तो जो भी सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कट ऑफ के ऊपर बिड किया था उन सबको क्या करते हैं? अलॉटमेंट। और जिन्होंने कट ऑफ के नीचे बिड किया था उन सबको क्या कर देते हैं? refund। and this is as simple as the concept of book building। सब लोग साथ में?
एकदम। तो कंपनी शेयर इशू भी इस प्रकार से कर सकती है। अब हमारे कंसेप्ट पे आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, प्राइस एंड प्राइस बैंड। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना आसान टॉपिक है क्या बताऊँ। आज इसके बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा। दिस इज अ इजी टॉपिक, प्राइस एंड प्राइस बैंड। हाँ हाँ, सब ठीक है। हाँ हाँ मैम, आपकी आवाज़ नहीं थी, आप चिंता मत करो, ठीक है। चलो इधर आओ, आ जाओ। The issuer may mention a price or price band in the draft prospectus in case of fixed price issue and floor price or price band in the red herring prospectus in case of book building issue. तो अगर book building issue है तो आपको red herring prospectus में mention करना है, और अगर fixed price issue है तो आपको prospectus में mention करना है. And determines the price at a later date before registering the prospectus with the registrar of companies. तो अगर fixed price issue है तो आपको अभी प्रोस्पेक्टस में प्राइस लगा देनी है, लेकिन अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो अभी प्रोस्पेक्टस में आप प्राइस बैंड लगा दो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में, और बाद में फाइनल प्राइस डिटरमिन कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये बहुत आसान चीज हुई। However, the prospectus registered with ROC shall contain only one price or the coupon rate as the case may be. लेकिन आप जब ROC के पास रजिस्ट्रेशन कराओगे तब आपकी फाइनल प्राइस आ जानी चाहिए। तो जो फिक्स प्राइस इशू वाले हैं वो तो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन जो बुक बिल्डिंग वाले हैं वो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। वो पहले अपना रेड हैंड प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देते हैं, उनका बिड आता है, फिर कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट करके जब फाइनल प्राइस आ गई उसके बाद में ये अपने फाइनल प्रोस्पेक्टस को ROC से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। याद आ रहा है, पहले भी डिस्कस किया था, सिंपल। Now, the cap on the price band and the coupon rate in case of convertible debt instrument shall be less than or equal to 120% of the floor price. एकदम आराम से, अभी कूपन रेट वाले पार्ट को इग्नोर करो, मैं आज ही आपको समझाऊंगा, बट अभी ठीक है। अभी क्या चल रहा है कि जो आपका प्राइस बैंड अगर आप देना चाहते हो, अब कुछ कंपनीज क्या कर लेती थी कि यार हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्राइस बैंड दें, एक काम करो आप बिड करो बिटवीन 1000 to 1 लाख। अब तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं मिल रहा है ना, एक कंपनी के शेयर आप बिड करो 1000 से 1 लाख के बीच, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। क्या करें हम, क्या 80,000 का बिड करेंगे क्या, कंफ्यूज है। तो लॉ रखा है कि आपको कभी भी लोअर बैंड से अपर बैंड के अंदर डिफरेंस मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 20%। सो अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड, और यू कैन से अपर बैंड कैन बी लोअर बैंड प्लस 20%, दोनों का मतलब सेम है मैथमेटिकली। सो अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड टू कीप द रीजनेबिलिटी, फेयर इनफ। The floor price or the final price shall not be less than face value of the security. एक और चीज बोल दी कि आप जो फ्लोर प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम नहीं रख सकते, मतलब issuing securities at discount is not allowed. Where the issuer opt not to make disclosure of the floor price or price band in the red herring prospectus. अगर कोई व्यक्ति सोचता है मुझे red herring prospectus में मेंशन ही नहीं करना है, तो याद आ रहा है उसको फिर कहाँ देना होता था, न्यूज़पेपर में। इशू ओपन होने के एक दिन पहले या 2 दिन पहले। आपने पहले पढ़ा होगा 5 डेज का रूल, फिर वो कट होकर अमेंड होकर 2 डेज हो चुका है। तो इशू ओपन होने के एक दिन पहले 2 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, पढ़ाऊंगा अभी भी मैं आराम से आपको। वेयर द इशूअर ऑप्ट्स नॉट टू डिस्क्लोज फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड इन द रेड हैंड प्रोस्पेक्टस, द इशूअर शैल announce the floor price or price band at least 2 working days before the opening of the bid in case of IPO and 1 working day before the opening of the bid in case of FPO in all the newspaper in which pre-issue advertisement was released. Pre-issue का टॉपिक अब पढ़ेंगे। pre-issue का होता है इंग्लिश हिंदी रीजनल, तो जहां जहां pre-issue किया है वहां पे आपको प्राइस बैंड भी बताना है। इजी। The announcement referred above shall also contain all the relevant financial ratios computed for both upper and lower end of the price band and also a statement drawing attention of investor to the section titled basis of issue price of the offer document. तो सिंपल है, डिस्क्लोजर में बेसिस ऑफ इशू प्राइस आता है और सारे फाइनेंशियल रेशियोज भी आपको बताने हैं। अब समझ सर, रेशियो के अंदर हमें शेयर का प्राइस तो लेना होगा, तो 2 रेशियो बनाओ हर एक के, एक अपर बैंड का प्राइस प्रिज्यूम करके, एक लोअर बैंड का प्राइस प्रिज्यूम करके, ताकि लोगों को समझ में आए कि फाइनेंशियल रेशियोज इसके बीच में ही चलेंगे। क्योंकि अगर लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच में तो शेयर का प्राइस फाइनल होगा, तो आपको जो भी रेशियोज निकालने हैं वो एक बार तो अपर जिन देखो, कुछ रेशियोज ऐसे निकलते हैं इसमें शेयर का प्राइस कंसिडर ही नहीं होता, वो ठीक है, लेकिन कुछ रेशियोज में शेयर का प्राइस कंसिडर होता है। तो जो रेशियोज में एक शेयर का प्राइस आता है वो आपको अपर बैंड लोअर बैंड दोनों के प्रिजम्पशन लेके 2 रेशियोज कैलकुलेट करके देने, सो दैट पब्लिक को एक आइडिया लग जाएगा। एक लोअर बैंड पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 1.3, अपर बैंड पे आ रहा है 1.5, मतलब 1.3 से 1.5 के बीच में ही आने वाला है ना रेशियो, तो उससे एक एस्टिमेशन लग जाता है। And last, the announcement and the relevant financial ratio shall be disclosed on the website of stock exchange and also pre-filled in the application form available on the website of stock exchange. तो stock exchange की वेबसाइट पे भी रेशियोज वगैरह सब आना चाहिए डिस्क्लोजर, और साथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी। सर ये बहुत सारा हो गया है, बहुत ज़्यादा ईजी है, 100% फोकस बस स्क्रीन पे रखो। सबसे पहली चीज़, आ जाओ सब लोग, हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस एंड प्राइस बैंड।
इजी है एकदम, 100% फोकस स्क्रीन पे। सबसे पहले प्राइस एंड प्राइस बैंड, तो इसका ना बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसका बेसिक ये है कि जब भी आप इशू कर रहे हैं, अगर आपका इशू है फिक्स प्राइस इशू आप कर रहे हैं, तो फिर तो आपको प्राइस डिस्क्लोज करनी है प्रोस्पेक्टस में। जो भी फिक्स प्राइस इशू करो तो प्राइस डिस्क्लोज करनी प्रोस्पेक्ट में, कोई नो बिग डील, नो रॉकेट साइंस। लेकिन अगर आप कभी भी कर रहे हैं बुक बिल्डिंग इशू, तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझना, प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं करनी होती है, लेकिन उसकी जगह पे आता है या तो प्राइस बैंड या फिर फ्लोर प्राइस। अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। आपके पास चॉइस है, आप या तो पूरा बैंड डिस्क्लोज करो, प्राइस बैंड 1000 से 1200 के बीच में बिड होगी, या फिर अगर आपको लगता है पूरा बैंड डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ लोअर बैंड डिस्क्लोज कर दो। एक बैंड में अपर बैंड लोअर बैंड दोनों होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि बिड करिए 1000 से 1200 के बीच में, 1200 बिकम्स द अपर बैंड, 1000 बिकम्स द लोअर बैंड, तो या तो आप पूरा बैंड डिस्क्लोज करो, और अगर आप पूरा बैंड डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो कम से कम लोअर बैंड तो आपको डिस्क्लोज करना ही होगा। सो यू हैव अ simple choice that you can either disclose the price band or the lower band. Lower band is known as floor price. तो 1000 रुपए फ्लोर प्राइस हो गई। अरे उसको क्यों इजी है? बिकॉज पब्लिक को भी 120% का रूल पता है। तो अगर फ्लोर प्राइस भी डिस्क्लोज करोगे तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि 120% अपर बैंड हो जाता है। तो अपर बैंड की कोई अहमियत नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लोअर बैंड होना कंपल्सरी है, ठीक है। आपको ये डिस्क्लोज कर देना है प्राइस बैंड या फिर फ्लोर प्राइस, और कहाँ पे डिस्क्लोज कर दोगे? डिस्क्लोज करोगे आप रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस में। चलो, तो ये एक चीज़ आसान हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपने या तो रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि यार सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि प्राइस बैंड क्या रखें। देखो, अगर आप प्राइस डिटरमिन कर सकते हो, फिक्स प्राइस इशू कर लिया। आप प्राइस डिटरमिन नहीं कर पा रहे तो प्राइस बैंड रखना पड़ेगा। और कंपनी इज अनेबल टू इवन डिटरमिन द प्राइस बैंड के सर बैंड के 1000 से 1200 रखें, या 1500 से 1800 रखें, या 2000 से 2100 रखें। समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस बैंड भी क्या रखें। आपको प्राइस बैंड तो देना कंपलसरी है, उसके बिना आप बिड्स मंगवा नहीं सकते। लेकिन आप चाहो तो प्राइस बैंड डिस्क्लोज करना थोड़ा सा डिले कर सकते हो। इफ़ यू थिंक दैट आपको अभी रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस इशू करना है पब्लिक को, लेकिन अभी तक भी आप प्राइस बैंड के साथ रेडी नहीं हो, तो यहां पर एक चॉइस आ जाती है, अच्छे से समझना। प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस नॉर्मली तो आप डिस्क्लोज करते हो रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस में, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सर रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और अभी तक प्राइस हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है, तो आपके पास एक चॉइस आती है, आप चाहो तो या फिर आप डिस्क्लोज कर दो उसको न्यूज़पेपर में। सर न्यूज़पेपर में करेंगे तो अभी रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दे दो, और पब्लिक को ये बोल दो कि आप बाकी सब डिटेल्स चेक करो, इशू ओपन होने के पहले हम आपको प्राइस बैंड बता देंगे। आपको प्राइस बैंड क्यों चाहिए? बिड करने के लिए ना। इशू ओपन होने के पहले आपको प्राइस बैंड बता देंगे, अभी आप बाकी प्रोस्पेक्टस तो रीड करो। तो लोगों को आप क्या दे देते हैं? रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस में दे दो तो बेस्ट है, नहीं दे पा रहे तो बाद में न्यूज़पेपर में दो। न्यूज़पेपर में कब दोगे ये डिपेंड करता है कि वो केस आईपीओ का है या एफपीओ का है। अगर आईपीओ का केस है तो आपको देना होगा 2 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू, और अगर एफपीओ है तो 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। अब अच्छे से समझो, कभी कभी ऐसा याद रखने में कंफ्यूजन होता है। एक व्यक्ति ने कहते हैं सर ये आईपीओ में 1 है, याद कैसे रखना है? पहले ये 2 की जगह 5 था, आईपीओ में 5 दिन पहले बताना पड़ता था। हाँ सर क्यों? आप समझो, एक कंपनी का अगर एफपीओ है तो फिर भी आपके पास शेयर का एक स्टैंडर्ड तो है ना। ऑलरेडी शेयर्स इशूड है, लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस तो दिख रहा होगा, तो आपके पास ऑलरेडी एक शेयर का स्टैंडर्ड सेट है। तो अगर आपने इशू ओपन होने के एक दिन पहले भी बताया तो पब्लिक एडजस्ट कर लेगी एफपीओ के केस में। लेकिन अगर आईपीओ है तो आपका शेयर पहली बार लिस्ट हो रहा है, अभी तक उसकी मार्केट प्राइस का कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपको कम से कम 5 दिन पहले बताना पड़ेगा। आईपीओ में ज्यादा देर चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है, इसलिए। और एफपीओ में 1, फिर उस 5 को रिड्यूस करके कर दिया 2। तो आज की तारीख में कैसा है कि अगर आईपीओ कर रहे हैं आप और आपने रेड हेरिन प्रोस्पेक्टस में प्राइस बैंड नहीं बताया है तो आपको न्यूज़पेपर में बताना होगा 2 डेज प्रायर टू आईपीओ, और एफपीओ करें तो 1 डे प्रायर टू एफपीओ। वेरी इजी, वेरी इजी।
ये हो गया बेसिक। अब इसको लेके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सिंपल, दो ही रूल है। रूल नंबर 1, द अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। बहुत ज्यादा आसान है ये भी। जिन बच्चों को एग्जीक्यूटिव याद है वंडरफुल, नहीं याद है तो भी ध्यान से समझ लो। अपर बैंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120%, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल है द फ्लोर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू, कि कभी भी फ्लोर प्राइस जो है फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकती। बिकॉज मान लीजिए हमारा फेस वैल्यू 10 है, फ्लोर प्राइस हमने 8 रख दी, तो हो सकता है ना कि फाइनल प्राइस ही 8 आ जाए, बट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। तो फ्लोर प्राइस कभी भी आप फेस वैल्यू से कम नहीं रख सकते। ये दो हो गए रूल्स, बहुत ज़्यादा ईजी है भी। बेसिक्स का एक ही पॉइंट है कि डिस्क्लोज कहाँ कहाँ पे देना होता है, ठीक है। और रूल्स के दो पॉइंट आ गए कि अपर बैंड मैक्सिमम 120% हो सकता है और लोअर बैंड कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हमारा ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। अब बचते हैं दो डिस्क्लोजर के पॉइंट, बस ये दोनों सिर्फ डिस्क्लोजर के पॉइंट है। डिस्क्लोजर का एक पॉइंट हमको ये कहता है कि कभी भी आप ये प्राइस बैंड वगैरह दे रहे हो तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में बेसिस ऑफ इशू प्राइस के अंदर फाइनेंशियल रेशियोज देने होते हैं, प्रिज्यूमिंग लोअर बैंड एज वेल एज अपर बैंड। लोअर बैंड अपर बैंड दोनों को प्रिज्यूम करते हुए आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और ये डिस्क्लोजर देना है। और लास्ट पॉइंट आता है कि जो भी आपका डिस्क्लोजर है ये स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी आएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी आएगा। जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उसके साथ में एक अब्रिश प्रोस्पेक्टस जाता है, याद आ रहा है? तो वो उन सब के अंदर भी आपका ये सब समरी आना चाहिए, एकदम ईजी। ये हो गया पहले बेसिक्स, रूल्स, और लास्ट आया डिस्क्लोजर के पॉइंट। तो डिस्क्लोजर के पॉइंट में उन्होंने सबसे पहली चीज बोली कि जब भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं आपने ध्यान रखना है दैट यू हैव टू इन डिस्क्लोजर्स कैलकुलेट ratios for both upper band and lower band in the offer document. ऑफर डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हैं उसमें अपर बैंड के हिसाब से, लोअर बैंड के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपने रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, इजी पीजी। और लास्ट में आ जाता है कि ये जो आप रेशियोज वगैरह लिख रहे हैं ये कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? ये सारे रेशियोज एंड डिस्क्लोजर दो जगह पे होने चाहिए। एक तो आपका स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे और एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म भी वेबसाइट से ही लेते हैं बट एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो दीज आर 6 पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड प्राइस बैंड। ध्यान क्या रखना होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ, एग्जाम में प्राइस बैंड पे क्वेश्चन आ गया कि हाँ बताओ कि प्राइस बैंड को लेके क्या रूल्स है ICDR में। अब हम लोग वहाँ अटक क्या जाते हैं, हम सिर्फ 120% वाला ही याद रख पाते हैं और कुछ याद ही नहीं रहता है, 120% लिख के आते हैं। बट यू हैव टू एंश्योर कि कुछ तो कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर के अंदर। तो इस तरह से आप याद रखो कि बेसिक्स के 2 पॉइंट है, रूल्स के 2 पॉइंट है, डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ तो एग्जाम में आप क्या भूलोगे, आप इवेंचुअली डिस्क्लोजर के ही पॉइंट भूल के आओगे। आप लिख दोगे 120% भी लिख दोगे और ये न्यूज़पेपर वाला पॉइंट भी लिख दोगे, पर आप डिस्क्लोजर वगैरह लिख नहीं पाओगे, देन योर आंसर लुक्स इनकम्प्लीट। हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर पेपर कभी इजी आ जाता है, इफ इट ऑल, देन यू डोंट हैव टू जस्ट राइट द आंसर, योर आंसर हैज टू बी बेटर देन एवरीवन एल्सेस आंसर, योर आंसर शुड बी मोर रिलेटेबल टू द मॉडल आंसर। तो कोशिश इतना अच्छे से करो कि कितने पॉइंट्स दिमाग में बैठे। तो प्राइस और प्राइस बैंड के अंदर आता है तो बहुत आसान है। पहले आते हैं बेसिक्स के 2 पॉइंट। बेसिक्स के 2 पॉइंट ये कहते हैं कि अगर हमारा फिक्स प्राइस इशू है तो प्रोस्पेक्टस में आएगा, बुक बिल्डिंग इशू है तो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में आएगा। अरे हाँ, लेकिन बेसिक्स में दूसरा पॉइंट कि हमारा बुक बिल्डिंग इशू है तो हम प्राइस बैंड जो रखते हैं वो या तो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में रख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर, 1 डे प्रायर इन केस ऑफ FPO, 2 डेज प्रायर इन केस ऑफ IPO। याद तो नहीं रखना पड़ेगा, IPO में जनता को ज्यादा समय देना पड़ेगा ना आपको, इसलिए। और उसके बाद में रूल 2 है, 120% और फ्लोर प्राइस फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, इजी। उसके बाद में डिस्क्लोजर का पॉइंट है कि फाइनेंशियल रेशियोज आपको दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल रेशियोज और डिस्क्लोजर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी रखना है और एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर भी रखना है। आर यू ऑल विथ मी? क्लियर है? हाँ जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
नहीं नहीं, तो अगर मान लीजिए एक कंपनी के अभी के प्राइस लिस्टेड है, तो भी वो जब नेक्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं तब वो आपको कह सकते हैं कि आप बिड करो। देन आपके लिए इजी क्यों हो गया है? बस क्योंकि आपको ऑलरेडी जब कंपनी के शेयर लिस्टेड है तो यू हैव अ चॉइस कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। जब ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है तो हमें एक स्टैंडर्ड पता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं येस बैंक। येस बैंक का एफपीओ आया, तब येस बैंक के शेयर ऑलरेडी लिस्टेड थे। जब एफपीओ आया तब येस बैंक के शेयर प्राइस तकरीबन 14 रुपीज़ के आसपास थे। एग्जाम्पल 14 रुपीज़ के आसपास है। तो देन यू कैन डिसाइड कि जब मार्केट में 14 रुपीज़ में अवेलेबल है, तब मैं अगर बुक बिल्डिंग में ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 13 में चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। तो देन यू कैन बिड एट 13। तो एफपीओ में भी बुक बिल्डिंग हो सकता है, बट उसका एक बेनिफिट ही हो जाता है दैट वी ऑलरेडी हैव अ स्टैंडर्ड। वहीं जब आईपीओ में होता है तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, बस ये डिफरेंस है, दैट्स इट। बाकी एफपीओ में बुक बिल्डिंग हो सकता है। चलो दूसरा, एक और चीज़, कभी कभी बुक बिल्डिंग करना आपका चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी भी करना पड़ता है। अगर आप एलिजिबिलिटी में आप वो वन कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो आपको कंपलसरी बुक बिल्डिंग करना है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनी आप देख लो वो बुक बिल्डिंग ही करती हैं। दैट इज अ सेट पैरामीटर बुक बिल्डिंग के। जी बिल्कुल ठीक है। इमीडिएट 1 मंथ में सेल नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो आप एक बार आराम से समझते हैं, पहले उनके इशू को मैं वापस एड्रेस कर लेता हूँ अच्छे से। जो मैं समझा स्ट्रक्चर करता हूँ, मैं गलत हूँ तो वापस बताना। मुझे जो समझा उनका कहना है कि सर ये जो कंसेप्ट रखा हुआ है ना कि या तो आप ये चारों कंडीशन को कंप्लाई करो या फिर आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से आ सकते हो। इसमें प्रॉब्लम है सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर कि जब एक कंपनी चारों कंडीशन को कंप्लाई नहीं करती है, मतलब कहीं ना कहीं उस कंपनी में कुछ तो खामी है, या तो लॉस नहीं कमा रही है, टेंजिबल एसेट नहीं है, या नेटवर्थ, कुछ तो खामी है उसमें। तो इसलिए उसको अपन इस रूट से आने देते हैं। जब कंपनी इस रूट से आती है तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर्स तो खरीद लेते हैं इस भरोसे पे कि क्यूआईबी ने शेयर्स खरीदे थे, और वो और फंस जाते हैं बिकॉज जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद जब बाकी इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचने के लिए निकलते हैं तब प्राइस सडनली फॉल होती है और रिटेल इन्वेस्टर को शेयर बेचने का इतना मौका नहीं मिल पाता। ये आप कहने की कोशिश करो, बिल्कुल ठीक है, आई वुड अग्री। बट अंडरस्टैंड इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए सर ऑल्टरनेटिव का कंसेप्ट ही मत रखो, सिर्फ जो चार कंडीशन कंप्लाएंगे उसी को लिस्ट होने देंगे। इंडिया में कंपनीज लिस्ट ही नहीं हो पाएगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ कंपनी टू मेक प्रॉफिट्स। आज की तारीख में हो सकता है फ्यूचर में वैसा होगा तो लिस्टेड कंपनीज का जो क्वांटम है वो आधा हो जाएगा बिकॉज कंपनीज जो प्रॉफिट मेक करती हैं वो तो काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो चुका है दैट यू हैव टू फोकस ऑन वैल्यूएशन कि वैल्यूएशन बढ़ाओ, यूजर बेस बढ़ाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ। सो पीपल आर नॉट कंसर्न मच अबाउट द प्रॉफिट। पीपल बिलीव इन दिस फैशन दैट इनमें प्रॉफिट नहीं है बट इनमें प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, तो रिटेल इन्वेस्टर में भी जो लोग वहाँ पे चिपक के रह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, दे माइट बी एबल टू एंजॉय द प्रॉफिट्स, एंड जो लोग चिपक के नहीं रह सकते दे माइट नॉट बी एबल टू एंजॉय प्रॉफिट्स। बट फर्दर दिस रिस्क विल ऑलवेज बी देयर। गवर्नमेंट का बस ये कहना है कि सुनो सर, आप रिटेल को 25% दे रहे हो, 75% आप क्यूआईबी को दे पा रहे हो, और आगे रूल पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल प्राइसिंग में। कभी भी आप, जो अपन एंकर इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, आप एंकर इन्वेस्टर को कभी भी आप डिस्काउंट में नहीं दे सकते हो। तो जितने में आप रिटेल को दे रहे हो उससे ज्यादा में एंकर को दोगे, ठीक है। और उसके बाद में एक बार लिस्टिंग हो गई, उसके बाद में जितना डिफिकल्ट आपके लिए शेयर बेचना है रिटेल के लिए, उतना ही डिफिकल्ट एंकर के लिए शेयर बेचना रहने वाला है, सबके लिए बराबर रहने वाला है। अभी आपके पॉइंट में आपका कहना था कि रिटेल के लिए वो लॉस ज़्यादा हो जाता है, एंकर के लॉस इतना नहीं है। ऐसा नहीं है, परसेंटेज लॉस सबके लिए बड़ा है। अंडरस्टैंड किस फैशन में। आज मैं कहता हूँ कि मेरे जेब से 100 रुपये गिरे और मुकेश अंबानी की जेब से 100 रुपये गिरे, बहुत फ़र्क है ना। मैं उठाऊंगा भाई, मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है, मुकेश अंबानी को फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंड। बट अगर मैं इन टर्म्स में कहता हूँ कि मेरा जो टोटल नेटवर्थ है वो 10% से लॉस हो जाए, और मुकेश अंबानी को भी ये कहता हूँ कि उनका नेटवर्थ 10% से लॉस हो जाए, दोनों को इक्वली चुभेगा ना। मेरे लिए मेरे नेटवर्थ का 10% की अहमियत बहुत है, उनके लिए उनके नेटवर्थ की 10% की अहमियत बहुत है। उसी प्रकार से समझो, आज मान लो एंकर इन्वेस्टर ने 10 करोड़ डाले और एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 20,000 डाले, 10% का नुकसान तो रिटेल के लिए 2,000 है और उसके लिए 1 करोड़ है ना। तो नुकसान उसका भी नुकसान ही है, अपन ये नहीं कह सकते नुकसान छोटा हो रहा है, परसेंटेज टर्म्स में तो नुकसान बड़ा ही हो रहा है उसके लिए भी, तो सबके लिए नुकसान है। तो इट इज जस्ट कि क्यूआईबी भी सोच के, इतना आसान नहीं होता क्यूआईबी निकल जाए। जैसे अपन अभी बात करते हैं कि क्यूआईबी जैसे ही किसी भी
LIC की बात कर लेते हैं कि जैसे वो लिस्टिंग उसके 1 महीने बाद और उसमें सेल हो रहे थे, पेटीएम की बात करते हैं और सेल हो रहे थे, तो उसमें हम रिटेल भी सेल कर रहा है और इंस्टीट्यूशनल जैसे QIBs भी सेल कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि QIBs के पास इतना ज़्यादा है कि उनके सेलिंग से इतना प्रेशर बनता है कि मार्केट प्राइस और गिरता है, बस इतना है। बाकी बेच तो हम भी रहे हैं और हर एक व्यक्ति के पास वो चॉइस है। आज भी लॉक इन रिटेल पे तो लगाया नहीं कभी, हमारे पास ये चॉइस है कि हमें लगता है कि मान लीजिए LIC का शेयर प्राइस भी 650 है, भैया मुझे नहीं रखना है, मुझे 650 में बेचना है, आप बेच सकते हो। नाउ यू आर ऑल्सो वेटिंग डेली ना कि यार शायद बढ़ेगा शायद बढ़ेगा शायद बढ़ेगा, इस चक्कर में 650 आया। अभी तक लोअर सर्किट तो लगा नहीं है। हाँ, जहाँ पे लोअर सर्किट लग जाए, लोअर सर्किट पता है ना क्या होता है, ट्रेडिंग बंद हो जाती है। अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो लोगों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, बिकॉज वो बेच ही नहीं पा रहे। जब तक लोअर सर्किट नहीं लग रहा है, एक मिनट, तब तक इन्वेस्टर को डे 1 से चॉइस थी, रिटेल के पास डे 1 पे भी चॉइस थी। जब लिस्टिंग हुई मान लो 850 में बेच सकता था वो, 750 में बेच सकता था वो, बट वो भी रुका है कि यार थोड़ा और बढ़े थोड़ा और बढ़े। और गलती क्या होती है, फिर जब वो गिरता 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 एकदम लो पे आएगा, उसके आसपास रिटेल बेच देते हैं, और फिर जब बाइंग रैली होती है तब वो उसका पार्टी नहीं बन पाता। दैट्स अ प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। आप कुछ कह रहे थे? वापस खोल देते हैं। अब ये भी कैसा है, अब मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है सुनो, जिनको नहीं समझ जाने दो। लोअर सर्किट लगने के बाद कभी कभी वापस खुलता है। वो कब खुलता है वापस? लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट कब लगता है? व्हेन मार्केट हैज ओनली वन साइडेड प्लेयर्स। अगर किसी शेयर में ओनली बायर है तो भी लोअर सर्किट लग जाता है, ओनली सेलर है तो भी लोअर सर्किट लग जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इतना से आसान भाषा में कि शेयर में इतना बाइंग प्रेशर है कि मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। भाई एक ही दिन में 100 के शेयर को 200 थोड़ी ना होने देंगे हम, 100 के शेयर को हमें 110 पे तो रोकना पड़ेगा। और वहीं दूसरा कि एक शेयर में अगर सेलिंग प्रेशर है तो 1000 के शेयर को एक दिन में हम 100 थोड़ी होने देंगे, 1000 के शेयर को मैक्सिमम कितना होने देंगे? 950 900 रुपए तक। ऐसा तो अगर सिर्फ सेलिंग प्रेशर, सिर्फ सेलर है तो उस दिन सर्किट ब्रेक करके रोक देते हैं, आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, कल आना। ऐसा, दैट्स द लॉजिक। कभी कभी वापस चालू को बताते, ये स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में होता है। उनको दिखा कि चलो ठीक है सिर्फ सेलिंग प्रेशर है, उन्होंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनको दिखा कि लोग बाइंग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस शेयर में। जब ट्रेडिंग बंद भी हो जाती है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब उनको दिखता है कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं मतलब वापस सेलर बायर दोनों वापस चालू हो रहे हैं ना, और जैसे ही बाइंग प्रेशर आता है थोड़ा सा वापस, तब वो वापस सर्किट को ओपन कर देते हैं। अगेन विद द सेम लॉजिक, स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज अ कंपनी। उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। आप इस तरह समझा दो कि आपकी 10 दुकानें किराए पे चल रही है, किराए पे भी नहीं चल रही है, 10 दुकानें आप ही की है, उस पर हर प्रोडक्ट जो बिकता है उस पर आप अपना प्रॉफिट कमाते हो। एक दिन एक दुकान पे बहुत भीड़ पड़ रही थी, ठीक है, आपने दुकान बंद कर दी, बंद कर दी, आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है ना। आपको 1 घंटे बाद दिखता है कि भीड़ रीजनेबल हुई है, पुलिस वाले दूर हैं। हाँ, बहुत भीड़ पड़ रही थी और पुलिस वालों ने आके मना कर दिया, कोविड का सीन चल रहा है, इतनी भीड़ नहीं कर सकते, हमारी दुकान बंद। 15 मिनट बाद हमको दिखता है अरे यार भीड़ अब लिमिट हो गई, 4-5 लोग, हम दुकान वापस खोलते ना। क्यों? हमें लालच है ना, वो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा एंड विल बी एबल टू मेक सम मोर प्रॉफिट अबाउट इट। इट्स द सेम वे हाउ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन। आज की तारीख में जो फ्यूचर्स ऑप्शंस है ये होना ही नहीं चाहिए, कभी ऑप्शंस ट्रेड ही नहीं होने चाहिए आइडियली, बिकॉज ये सिर्फ कैपिटल इरोड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। ऑप्शंस फ्यूचर से जो पैसा कमाते हैं वो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल कभी पैसा कमाता ही नहीं, हमेशा डूबता है वो ऑप्शंस वगैरह में, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए आपको होल्ड करके रखने की। ऑप्शंस में क्या होता है, जिनको नहीं पता है एक आइडिया देता हूँ बस। आप आज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, आपने से फॉर एग्जाम्पल हम भविष्य की बात करते हैं, भविष्य ने 13,000 लगाए, नुकसान हो के उनका क्या 8,000 9,000 हो गया ना, और इसको हम बड़ा नुकसान बोलते हैं। इक्विटी में कैसा होता है, आपने मान लो 1 करोड़ लगा दिया तो नुकसान में क्या 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर आपने 1 करोड़ लगाए, हो सकता है 4 दिन बाद आप जीरो पे हो गए, जीरो। ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि 1 करोड़ से आपका पोर्टफोलियो 10-15% से टूटता है, वो आपको जीरो पे ला सकता है और वो भी 3-4 दिन के अंदर। दैट्स द पावर ऑफ ऑप्शन। बट ऑफ कोर्स उसका दूसरा साइड में बताना पड़ेगा कि 1 करोड़ से 2 करोड़ भी हो सकते हैं, बट जनरली 1 से 2 रिटेल इंडिविजुअल कर नहीं पाते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म में प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को, एक शेयर को रीड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा जाएगा। LIC फॉर एग्जांपल, मैं कह सकता हूँ कि LIC लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म का तो साल 2 साल, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैसे लेके बैठे हैं कि वो बाइंग प्रेशर से प्राइस को हिला पाते हैं, तो वो 2-3 महीने तक तो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो अगर प्रूव हो गया तो सेबी उनको फोड़ेगा, प्रूव नहीं हो पाता है, वो 2-3 महीने तक प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी ऑप्शंस होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है मैक्सिमम 3 मंथ्स, और प्रैक्टिकली 1 मंथ 2 मंथ के ऑप्शंस चलते हैं। तो अगर मान लो 1 मंथ 2 मंथ के ऑप्शंस चल रहे हैं, हाँ जी, नहीं 2 मंथ की वैलिडिटी तो ऑप्शंस की भी आती है ना। तो कैसा, मैं आपको दिखाता भी हूँ प्रॉब्लम कैसा होता है ऑप्शंस के अंदर। 1 मंथ इफेक्टिव चलता है, 2 मंथ्स के ऑप्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन आप उसको खरीद बेच नहीं सकते, उसमें लिक्विडिटी शून्य है। जैसे कि फ्यूचर्स के अंदर यस दिखते हैं पर उसमें ट्रेड नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकली 1 महीने के ट्रेड हो रहे हैं।
अब 1 महीने तक तो मान लो LIC में फ्यूचर बहुत है, आज मैं LIC के इक्विटी शेयर खरीद लेता हूँ तो आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट लेके देगा। बजाज फाइनेंस, अभी बजाज फाइनेंस 5500 चल रहा है, मैं 5500 में बजाज फाइनेंस लेके बैठ जाऊंगा, आज से 10 साल बाद आई विल बी अ किंग, ये बात तय है, उस कंपनी में इतनी ताकत है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है उसकी, अब मैंने बजाज फाइनेंस 5500 में ले लिए इक्विटी में, तो मेरा कोई ड्यू डेट नहीं है बेचने का, समझना, मैं रख सकता हूँ 10-15 साल जब तक मुझे बेचना नहीं है। लेकिन वहीं जब मैं बजाज फाइनेंस के ऑप्शंस खरीदता हूँ, मुझे डेट आती है कि उस डेट तक मुझे बेचना पड़ेगा। अब जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट, डीके, तो हमारा प्राइस कम होता रहता है। अब मैंने मान लीजिए बजाज फाइनेंस के ऑप्शन खरीद लिए, 1 महीने के अंदर मुझे बेचना कंपलसरी है। अब FII लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट 1 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी इच्छा है कि नहीं बजाज फाइनेंस गिरना चाहिए, वो 1 महीने के लिए बजाज फाइनेंस को गिराने की ताकत रखते हैं। तो उसमें भले उस शेयर में ताकत है, भले वो शेयर अच्छा है, बट ऑप्शंस में मुझे नुकसान देके जाएगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। बट हम लोग मानते नहीं है, बट ये एक्चुअली, अरे ये सट्टे जैसा है, क्रिकेट बेटिंग जैसे होती है वैसा गेम चलता है ऑप्शंस का, आपके कंट्रोल के बाहर है ऑप्शंस वगैरह। तो इट इज जस्ट कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना नहीं करो तो उतना अच्छा है। यू नीड टू बी अ सुपर एक्सपर्ट टू डील इन ऑप्शन, सुपर एक्सपर्ट। अब तो भारत में अलग ही गेम है, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आ रही है, सुना है अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग? अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से तो अपन ऑप्शन फ्यूचर में कभी compete ही नहीं कर पाएंगे। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या होने वाला है कि अल्गोरिथम बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, वो सॉफ्टवेयर पूरा डिमांड सप्लाई को देख रहा है और वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट करता रहेगा। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहते हैं, उससे तो आप कभी पकड़ ही नहीं सकते आप। तो बड़े बड़े FII आज भी कहते हैं कि वो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करवाते हैं, तो उसमें उनको समझ रहे हैं ना कितना डिमांड बन रहा है, लोग जितना ले रहे हैं, तो उनको बस क्या करना है कि सबके ऑपोजिट चलना होता है, ताकि वो सबका लॉस करा के और अकेले प्रॉफिट करा लें, ऐसा। तो इट इज़ जस्ट कि मैं जो अब पिछले 15 मिनट में बोला, इसको मैं यहाँ पे तो रोकता हूँ, 15 मिनट में जो बोला उसकी अगर आपको बात 5% भी समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सब क्या है, ये सब होता है लाइव ट्रेडिंग के अंदर। हम लोग CS हैं, तो हम लोगों का काम वो नहीं होता, हमारा काम क्या होता है, उन सब के पीछे जो लॉ चल रहे हैं उसको समझना। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैं बताता रहूँगा। आज थोड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन हो गया, बट इसको रोकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, अननेसेसरी हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। आ जाओ, चलो अब क्या, अब प्राइस बैंड की बात की, चलो वापस आते हैं हमारी दुनिया में, बोरियत की दुनिया में वापस आ जाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। यस पीपल, चलिए हमने बात की प्राइस बैंड की। प्राइस बैंड के अंदर हमने समझा कि कभी भी अगर कंपनी बुक बिल्डिंग करना चाह रही है, कभी भी अगर एक कंपनी बुक बिल्डिंग करना चाह रही है, तो बुक बिल्डिंग के लिए उनको प्राइस नहीं, प्राइस बैंड देना है। पहले बेसिक्स के 2 पॉइंट के प्राइस बैंड आप या तो दे सकते हैं रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में, न्यूज़पेपर में, 1 डे प्रायर, 2 डे प्रायर, डिपेंडिंग ऑन IPO एंड FPO। उसके बाद में हम रूल्स पे आ जाते हैं। तो रूल के अंदर 2 रूल है। 120% का रूल है कि प्राइस बैंड के अंदर अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड एंड द लोअर बैंड कैन नॉट बी लेस देन फेस वैल्यू। फिर डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट आए कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो लोअर बैंड अपर बैंड दोनों की प्राइस को कंसिडर करते हुए करना है। और लास्ट पॉइंट आता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये जो पूरा डिस्क्लोजर देते हैं वो आपको एक तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देना होगा और एक ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर देना होगा, फाइनेंशियल रेशियो एक्सेट्रा पूरा डिस्क्लोजर है। सुपर ईजी पार्ट, क्लियर है यहाँ पे हम लोग? चलो यार, अब पेन डाउन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। इसके बाद में हमारा आता है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। रुकेंगे, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या उससे बॉडी कोई बात नहीं, बंद तो कर दिया उन्होंने, ओमकार ने, बड़ा दिल है उनका, तो ठीक है। पर आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं था, मैं यही कहने वाला था। जीत गए। बुखार सा आ रहा है क्या? ठंडी से बुखार, बॉडी हीट हो गई। अरे मैंने मना कब किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कन्विंस क्यों कर रहे हो? मैंने किसी को बोला क्या? मैं हमेशा बस पूछ रहा हूँ। इधर आओ, चलो आ जाओ, कोई चिंता नहीं है। चलो ये टॉपिक हमने देख लिया है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये ड्यू हुआ। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना है। ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ही चल रहा है पूरा का पूरा, उसका चार्ट वार्ट आएगा, ठीक है। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन, ये भी हमने कर दिया ड्यू। और इसके बाद में इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, अलोकेशन टू नेट ऑफर। ये कैसे टॉपिक है? आ जाओ, हमने 3-4 टॉपिक ट्यू करते हुए आए हैं, मस्ती से पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर के साथ में ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ दूसरी चीजें पढ़ने के बाद। अलोकेशन इन नेट ऑफर कैटेगरी आ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है यारों बेटा जी, यहाँ पे कुछ समझने जैसा है ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक भारत में मेजॉरिटी की एज है 18, बस। भारत में लीगल ड्रिंकिंग एज इज 25। हाँ, हार्ड लिकर के लिए 25 है। महाराष्ट्र में लीगल ड्रिंकिंग एज, गूगल करना। बियर के लिए है, हाँ, पर वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे डिस्कशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि
25 इज द ड्रिंकिंग एज इन महाराष्ट्र. सो 25 क्यों है? बस है, क्यों है? उसका कोई लॉजिक नहीं है. 25 तो 25 है. ठीक है, आ जाओ. नहीं, ये कुछ डेमो के साथ नहीं बता रहा हूँ मैं क्लास में कि सर तो ये डेमो के साथ बताओ सर. ये भी आप एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, इधर आओ, कदम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. सो हाँ जी मैम, वो तो आपको देख के समझ में आ रहा है मैम कि भारत में उस चीज़ का लीगल एज का कंप्लायंस नहीं है. वो तो डेली आप जब आते हैं ना तो आपकी आंखें देख के समझ में आ जाता है कि कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है. लेकिन हम लोग इधर आते हैं, चलो संभालते हैं हम लोग, इधर आ जाओ. जस्ट चलो, जोक्स अपार्ट. सो उसी प्रकार के यहाँ पे कुछ लिमिट्स है. इस लिमिट का कोई आप ऐसा लॉजिक ढूंढने नहीं जा सकते. ये लिमिट्स का सेट पैन. बट हाँ, जैसे कि आप मुझसे पूछोगे कि मेजॉरिटी की एज 18 ही क्यों है, तो उसका एक रफ आंसर होता है. रफ आंसर मतलब क्योंकि ऐसा मानना है कि 18 तक एक व्यक्ति को इतनी समझ आ जाती है वो अपना डिसीजन ले ले. बट इफ यू आस्क मी व्हाई नॉट 17, तो उसका कोई आंसर नहीं होता. फॉर एग्जांपल टैक्स स्लैब में 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता एग्जांपल, तो उसको 5 लाख का मतलब ये 5 लाख से कम कमाने वाला व्यक्ति खुद को सर्वाइव कर ले, वो काफ़ी है भारत में, उसको टैक्स मांगना हमारा हक नहीं है. बट कोई मुझसे पूछेगा कि 5 लाख क्यों, 4 लाख क्यों नहीं, तो उसका कोई आंसर नहीं है. एक रेंज थी, उस रेंज में कोई एक नंबर उनको डिसाइड करना था, उन्होंने कर लिया. एज ईजी एज दैट. चलो, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स हैं. इनको याद रखना अनिवार्य है. इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एलोकेशन नेट ऑफर बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा. तो याद रखना कंपलसरी है इसको. इनके बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट इसको याद रखने का एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है. चलो, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं एलोकेशन एंड नेट ऑफर. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको कल परसों जब ये पढ़ा रहा था ना रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अलॉटमेंट, तब याद करो हमारा टोटल शेयर्स इशू करते थे 1 करोड़. उसमें से रिटेल के लिए कितने रिजर्व थे? 35 लाख, राइट. वो क्यों 35 लेते थे? दे वर प्रिज्यूमिंग दिस नॉट लेस देन 35% टू रिटेल. तो एक लॉजिक था उसका, बस ऐसा. बट खैर ठीक है, हमें इतना नहीं करना. हमें ये याद रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी ये कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि वो शेयर्स इशू कर रहे हैं एज पर दिस मोड, दिस मोड, दिस मोड और दिस मोड. तो ये 4 ऑप्शन है उनके पास. चारों में से एक ऑप्शन वो डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो शेयर्स को इशू करेंगे. क्या होता है इसके अंदर? आ जाओ. सबसे पहला allocation net offer, if they are issuing as per regulation 32(1) and 129(1), अगर वो 32(1) और 129(1) के हिसाब से इशू करना चाहते हैं, in an issue made through book building process, the allocation shall be as follows. सुनना, not less than 35% to retail individual investor. कोई हाईलाइट कुछ मत करना, बस स्क्रीन पे ध्यान देना भी. not less than 35% to retail individual investor, not less than 15% to non institutional investor. मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है: रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. ये जो 13 लोग होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. हर इंडिविजुअल जो 2 लाख तक अप्लाई करता है वो होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं कवर होते, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. सही है. तो जो रेगुलेशन 32(1) के हिसाब से अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 35% देना होगा RII को, कम से कम 15% देना होगा NII को. ये जो आगे उन्होंने लिखा है ना, ये जबरदस्ती बेवकूफ़ी लिखी है. क्या लिखा है सुनना, नॉट मोर देन. ये इररेलेवेंट है. मतलब इनको आप चाहो तो 40 भी दे सकते हो, 30 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, बस आप 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते. ये याद रखना क्यों ज़रूरत नहीं है. सुनना मेरी बात को. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आज 100 रुपये है, ठीक है. मैं 100 रुपये में से 30 रुपीज़ दे रहा हूँ लखनऊ को, 30 रुपीज़ दे रहा हूँ नंदनी को. तो ये कंपलसरी है कि 100 रुपये में से 30 रुपये लखनऊ को देना, 30 रुपये नंदनी को देना, कंपलसरी. अब मुझे आप बोल रहे हो 40 से ज़्यादा खुद के जेब में मत रख लेना. मैं कैसे रखूंगा 40 से ज़्यादा खुद के जेब में, जब मैं 30 इनको देना कंपलसरी कर रखा है आपने. जब 30 देना इसको ज़रूरी है, 30 देना इसको, तो मैं 40 से ज़्यादा रख मत देना, चेक कराओ. अरे चेक क्या कराओ, 30 देने के बाद बचेगा कितना? ऊपर क्या लिखा है, आप जो टोटल इशू कर रहे हो उसका कम से कम 35% किसको देना है? RII. कम से कम 15% किसको देना है? NII. तो बचा क्या? 50. तो 50 तो दोगे, या 50 से कम तो नॉट मोर देन 50 बोलेंगे. 50 से ज्यादा मत दे देना. कैसे देंगे 50 से ज्यादा? अरे देंगे कैसे 50 से ज्यादा, जब 35% और 15% हम ऑलरेडी दे चुके हैं. सो दैट इज इररेलेवेंट. ठीक है, एग्जाम में हम लिखेंगे पूरा एज इट इज, बट याद करते हैं, क्लियर रखो. 32(1) में 2 ही लिमिट याद रखनी है, 35% टू RII एंड 15% टू NII. ठीक है, अब हम 32(2) पे जाते हैं. अगर 32(2) के हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा है तो नॉट लेस देन 75% टू QIB. अब यहाँ पे ये याद रखना है, ये अपना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी की जो बात करते हैं ना, वो यहाँ पर आ रहा है. ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी के हिसाब से 32(2) के हिसाब से होता है. तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं बुक बिल्डिंग के हिसाब से, ठीक है, तो आपको कम से कम 75% देना होगा QIB को. अगर कम से कम 75% QIB को देंगे तो बचा कितना अपने पास? 25.
अब वो 25 अपन को डिवाइड करना है RII और NII के अंदर, तो मैक्सिमम देने के लिए है ही कितना 25%। अब उसमें थोड़ा RII को देंगे, थोड़ा NII को। अब उसमें याद रखने का इजी तरीका क्या है, ऊपर NII को मिनिमम कितना दिया था 15, NII को हमेशा 15 ही दे रहे हैं अपन, तो ऊपर भी 15 इधर भी 15, बट यहाँ नॉट मोर है, नॉट मोर वाला याद नहीं रख रहे अपन, नॉट लेस देन वाला याद करने की कोशिश करें। नॉट लेस देन 75% टू QIB अभी के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। तो सबसे पहले ये कि अगर बुक बिल्डिंग हो रहा है, अगर कभी भी मान लीजिए बुक बिल्डिंग मेथड हो रहा है 32(1), 32(2) के हिसाब से, तो हमने देख लिया कि 32(1) के हिसाब से बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हैं तो मिनिमम 35% टू RII है, मिनिमम 15% टू NII है। 32(2) के हिसाब से हो रहा है तो मिनिमम 75% टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। 32(3) के हिसाब से हो रहा है an issue made through book building process, the issuer may allocate up to 60% of portion available for allocation to qualified institutional buyer to anchor investor। ठीक है, ये सब इतना ध्यान में, तो ये सब इतना तो कह रहा है कि जो भी आप, मतलब दिस इज नॉट अनदर ऑप्शन, ऐसा समझो कि जब भी आप QIB का जो भी पोर्शन है उसका 60% आप किसको दे सकते हो, एंकर को। तो भले QIB का यहाँ का पोर्शन या QIB का यहाँ का पोर्शन है, आप जब भी QIB को जितना भी दे रहे हो उसका 60% एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी अगर पढ़ा था तो सेम। फिर एक आता है 32(4). 32(4) क्या कहता है, इफ एन इशू इज मेड अदर देन थ्रू बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग के अलावा आ रहे हो, फिक्स प्राइस मैकेनिज्म में आ रहे हो, द एलोकेशन नेट ऑफर शैल बी एज फॉलोज, मिनिमम 15% टू RII। RII को कम से कम कितना देना है 15%। रिमेनिंग किसको दे सकते हो आप, इंडिविजुअल एप्लीकेंट अदर देन RII। देखो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल का मतलब हम लोग, नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल में आते हैं सारे के सारे, तो ये जो इंडिविजुअल्स जो 2 लाख से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं ये हो गए इंडिविजुअल अदर देन RII। तो इंडिविजुअल अदर देन RII उनको आप दे सकते हो बचा हुआ, या फिर अदर इन्वेस्टर लाइक कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर, कि किसी को भी दो। तो कहने का कम से कम 15% आपको किसके लिए रखना होता है, RII, बाकी आप किसी को भी दे सकते हो। बाकी आप दे सकते हो इंडिविजुअल एप्लीकेंट अदर देन RII को, या फिर एनी अदर एंटिटी ऑल्सो कॉर्पोरेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर अप्लाइड फॉर। मुझे एक बात बताओ, सुनना, मान लेते हैं 3 कैटेगरीज है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। आप मुझे बता दो कौन सी कैटेगरी में बैठूंगा। मी शुभम शुक्लेचा अप्लाइंग फॉर शेयर्स वर्थ ₹1 लाख, RII है। शुभम शुक्लेचा अप्लाइंग फॉर शेयर्स वर्थ 4 लाख, NII है। समझ में आ रहा है। इंस्पायर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड अप्लाइंग फॉर शेयर्स वर्थ ₹1 लाख, NII। RII इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। एक कंपनी भले 100 रुपए के शेयर, 1000 रुपए, 15,000 रुपए के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, उसको हमेशा कौन सी कैटेगरी मिलेगी, NII। अनलेस वो QIB में बैठ जाए तो बात अलग है, अगर QIB में कहीं बैठ जाती तो बात अलग है, अदरवाइज NII। तो ये क्या कह रहे हैं, अदर इन्वेस्टर लाइक कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, किसी भी शेयर के लिए अप्लाई करो वो NII में आते हैं, तो उनके लिए बचे हुए शेयर्स आप रिमेनिंग कर सकते हो। सर थोड़ा थोड़ा समझा है। अब इसको एक बार सबसे पहले तो जो ये याद करने का पार्ट है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। एलोकेशन नेट इन्वेस्टर कैटेगरी को इधर रखना, स्क्रीन पे फोकस। एलोकेशन एंड नेट ऑफर, कोई नोट्स में मत देखना, मुझे ऐसे ही बताने की कोशिश ही करो बस कि आपको कितना याद ही है ऑलरेडी। सबसे पहले जो होता है 32(1). 32(1) के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, रुक जाओ मुझे पहले काम करता हूँ, पूरा ये बना देता हूँ और इजी हो जाएगा। 32(2) एंड 32(4) इन 3 के हिसाब से चाहिए मुझको। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है नॉट लेस देन, रुक जाओ, नॉट लेस देन, नोट्स में मत देखो, बस खुद ही सोचो बस अभी। अगर ये 4 आपको याद है, मतलब ये चार्ट आप सही बना के आओगे एग्जाम में। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इतना सारा पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हो, तो पहले ये 4 दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। सबको क्लियर हो रहा है क्या लिखने वाले हम लोग? चलो सबसे पहले 32(1) में नॉट लेस देन हाउ मच, 35% टू RII, नॉट लेस देन 15% टू NII। 32(2) के हिसाब से नॉट लेस देन 75% टू QIB, और लास्ट 32(4) फिक्स प्राइस इशू में नॉट लेस देन
15% टू RII। सबसे पहले ये तो याद ही होना चाहिए, ये इनका पूरा बेस है कि कम से कम इतने तो देने ही पड़ेंगे। अब बैलेंस किसको देना है वो सेकेंडरी आता है याद रखने के लिए, इसके सेकेंडरी आपको वो याद रखना है। फिर नॉट लेस देन इतना, देन नॉट मोर देन, अब बचा ही 50 है तो सोचने का ही नहीं है, नॉट मोर देन 50% टू QIB। फिर यहाँ पे आता है समझना, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ता है क्योंकि नॉट मोर देन में दोनों का डिवीजन कितना होने वाला है। सो नॉट मोर देन 15। अब याद रखने का तरीका ऐसा रखना कि ऊपर NII को भले नॉट लेस देन दिया था बट 15 दिया था, यहाँ पे भी उतना ही 15% टू NII, तो उससे बचा ही कितना 10%, नॉट लेस देन 10% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और लास्ट में नॉट लेस देन 15% टू RII, तो रिमेनिंग आप दे सकते हैं टू अदर्स। आर यू ऑल विथ मी? चलो अब बड़ी सी भी चीज को एक बार रीड कर लेंगे फटाफट से, आ जाओ। 32 1 के साथ में 129 1 भी आता है, 32 2 के साथ 129 2 भी आता है, 32 3 के साथ 129 3 भी आता है, और 32 4 के साथ 129 4 भी आता है, ठीक है। In an issue made through book building process, the allocation the net offer category shall be as follows: not less than 35% to RII, not less than 15% to NII, not more than 50% to QIB। अब आगे देखते हैं, 5% of this portion shall be allocated to mutual fund। तो QIB को आप जब भी allocation करोगे उसका 5% म्यूचुअल फंड को जाता ही जाता है। अब ये सब जगह देख लो, 5% म्यूचुअल फंड, 5% म्यूचुअल फंड, और बाकी तो QIB का नाम नहीं लिखा, तो जहां पे भी QIB का नाम लिखा होगा वहां पे 5% किसको जाता है म्यूचुअल फंड को। तो 5% ऑफ दिस शैल बी एलोकेटेड टू म्यूचुअल फंड। तो जब भी आप QIB को अलॉटमेंट कर रहे हो तो 5% किसको जाता है म्यूचुअल फंड के पास। अगर एंकर इन्वेस्टर के थ्रू जाता है तो वो एक अलग है 1/3 का रूल, वो एंकर इन्वेस्टर के टाइम पे मैं पढ़ाता हूं, पर अभी सिंपल के जब भी QIB को दे दोगे उसमें से 5% म्यूचुअल फंड। QIB में 13 पॉइंट्स होते हैं, पहला ही पॉइंट क्या है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भारत के QIB में सबसे ज्यादा बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो 5% म्यूचुअल फंड के लिए आपको रिजर्व करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड अकेला ऐसे एक इन्वेस्टमेंट एरिया है जिसको सरकार प्रमोट करती है, जनरली गवर्नमेंट सिर्फ उसको प्रमोट करता है। सुनना, कभी भी आप न्यूज़पेपर देखना, इधर उधर देखना, गवर्नमेंट सिर्फ उस बॉन्ड को प्रमोट करता है जिसको गवर्नमेंट इशू कर रहा है। जैसे कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है, पोस्ट ऑफिस को प्रमोट करता है, FDs को, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इशू कर रहा है। सिर्फ एक ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू नहीं करता फिर भी उसको प्रमोट करता है, दैट इज म्यूचुअल फंड। भारत में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऐड आते हैं। आप देखते हैं ना सचिन तेंदुलकर वगैरह आते हैं म्यूचुअल फंड को प्रमोट करके जाते हैं, तो ये जो सारे धोनी आगे करके जाते हैं, सब बड़े बड़े जो ये लोग प्रमोट करते हैं म्यूचुअल फंड के ऐड को, ये सब गवर्नमेंट कराती है। म्यूचुअल फंड का एक एसोसिएशन इंडिया में जो गवर्नमेंट ने चालू करवाया है और वो इन सबको प्रमोट कराता है, तो AMFI। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही को प्रमोट करती है, दैट इज म्यूचुअल फंड। अदरवाइज आप किसी को भी देख लो, गवर्नमेंट कभी आके नहीं बोलती इक्विटी शेयर ले लो, कभी नहीं बोलती है, म्यूचुअल फंड ले लो। तो म्यूचुअल फंड को एक अलग इंपॉर्टेंस रखी गई है, सो दैट इज अ मैकेनिज्म वेर इन इंडिविजुअल्स लाइक अस कैन ऑल्सो इंजॉय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसा, चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो इसलिए उन्होंने पहले ही रिजर्व कर रखा है कि जो भी QIB का कॉम्पोनेंट होगा उसमें से 5% किसको जाएगा म्यूचुअल फंड को जाएगा। चलो आसान। कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, वो अननेसेसरी ड्राइविंग वाले मैसेज ना करें, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में एक लाइन पढ़ा होगा दैट सेलिब्रिटीज कैन नेवर बी ए पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं हो सकते, म्यूचुअल फंड प्रमोशन का पार्ट हो सकते हैं। तो धोनी कल क्या होगा ये नहीं बोल सकता कि एक्सेस का म्यूचुअल फंड लो, नहीं बोल सकता, बट धोनी आके ये बोल सकता है कि म्यूचुअल फंड लो। समझ रहे हैं? प्रमोशन के लिए आ सकते हैं वो फॉर द कंसेप्ट, बट दे कैन नॉट प्रमोट अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। और वो बहुत लिक्वाइड था। भारत की जनता पागल है। भारत की जनता का एक प्रॉब्लम है कि हम भावुक हैं, और उसका कारण ये कि हम शुरू से क्या है एकदम माइथोलॉजी और ये भगवान भगवान में बिलीव करते थे, तो हम सब कुछ मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हम एक्चुअली इतना मानते हैं, अपने हीरोज़ को बोल दो या फिर जिसकी जो अमिताभ बच्चन के फ़ैन है, जो सलमान खान के फ़ैन है, वो इतने दीवानों से फ़ैन होते हैं कि वो जो बोल देगा वो कर देगा। भाई ने बोला इन्वेस्ट करने का तो करने का, अब भले घर पे रोटी दाल नहीं आएगी तो चलेगा, भाई ने बोला म्यूचुअल में पैसा डालने का, सारा पैसा डाल दे। और जनता इतनी पागल है भारत में, तो इसी के कारण रूल लेकर आना पड़ा था कि एनी सेलिब्रिटी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। दैट वाज द रीजन। अरे जनता बोलती है कि भाई को प्यास लगी, भाई हेलीकॉप्टर लेके गया, भाई पूरा ट्रक लेकर आया और उसमें से छोटी वाली थम्सअप निकाल के पी रहा है, तो जनता मानती है जनता, हाँ हमें भी छोटी वाली थम्सअप तो प्यास बुझेगी उससे हमारी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जनता भावुक है भारत में, इसलिए तो सेलिब्रिटीज को उससे थोड़ा सा दूर रखा जाता है, ताकि भाई जनता अब अपने पैसे प्रोडक्ट में घलाओ समझते हो, प्रोडक्ट के अंदर अपने पैसे बर्बाद करो, लेकिन आप भाई अपना पूरा पैसा ही बर्बाद, पैसे को आग लगाओ मत ना,
पैसे से आप माचिस खरीदो और सब चीज़ें घर के सामान को आग लगाओ, लेकिन आप पैसों को डायरेक्टली आग नहीं लगा सकते भाई, गलत हो जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर एडवर्टीजमेंट्स के अंदर उनको आने नहीं देते। चलो इधर आते हैं, उसके बाद में 50%. The unsubscribed portion in either of the categories specified in A and B may be allocated to applicant in another category. क्या है, समझ में आ रहा है ना? अनसब्सक्राइब पोर्शन जो रहेगा वो दूसरी कैटेगरी के अंदर अलॉटेड अलाउड है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नॉट लेस देन 35% शुड बी फॉर रिटेल। तो रिटेल के लिए कम से कम 35% रखना ही है। पर मान लो रिटेल में 35% आए नहीं, लोग शेयर्स बच गए, तो क्या, तो वो दूसरी कैटेगरीज को दिया जाएगा। इसका आइडियोलॉजी ऐसे समझना, जैसे कि हम लोग कॉलेज में कहते हैं कि हमने 10% सीट्स रिजर्व किए फॉर फिजिकली हैंडीकैप, वो उनके लिए रिजर्व किया हमने क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। बट अगर मान लो 10 में से 10 सीट्स रिजर्व किए और सिर्फ 8 फिजिकली हैंडीकैप लोगों ने एप्लीकेशन दी, तो 2 सीट को खाली थोड़ी ना रखेंगे, फिर जनरल वालों को दे देंगे हम। वैसा ही तो रिटेल के लिए हमने 35% शेयर्स रिजर्व किए थे, बट अगर 35% शेयर्स के लिए जो हमने रिजर्व किए थे उतनों के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आया, तो ये पार्ट भी हम दे सकते हैं अदर कैटेगरी को, NII को, QIB को दे सकते हो। बट ये आप कब नहीं दे सकते, जब आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी में जाते हो, तब 75% QIB को देना है, तब आप इस रूल का यूज करने के लिए नहीं आओगे। ये कि अनसब्सक्राइब पोर्शन QIB का है तो हम ये भी RII को दे दें क्या, नहीं। वहां पे आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी में आ रहे हो तो इसी कंडीशन पे आ रहे हो कि आपको 75% देना पड़ेगा, तो वहां वो स्ट्रिक्ट रहता है। अदरवाइज हर जगह पे लीनियंट है कि हमने लिमिट दी है 35, 15, 75, 35, 15, 50 वगैरह। आप कहीं पे भी कम ज्यादा है तो आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। सो अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ ईदर ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन A and B मे बी एलोकेटेड टू एप्लीकेंट इन एनी अदर कैटेगरी, कि कहीं बच जाता है दूसरी कैटेगरी में ले जा सकते हैं। सेम लाइन यहाँ पर भी है, तो सेम लाइन तीनों जगह पर है। इसका मतलब यही है कि मान लीजिए हमने 35% रिटेल के लिए रिजर्व किया था, लेकिन रिटेल की एप्लीकेशन हमारे टोटल शेयर्स इशू कर रहे हैं 1 लाख, 1 लाख में से 35,000, सब लोग यहाँ पे 1 लाख में से 35,000 हमने रिजर्व की थी रिटेल के लिए, बट एप्लीकेशन 30,000 की आई, तो क्या करें हम, तो हम क्या करेंगे 5,000 दूसरी कैटेगरी को दे सकते हैं। वी आर अलाउड टू डू सो। तो ये सब अलाउड है, सिंपल है। इसका कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आया इफ एट ऑल तो पूरा रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है, एलोकेशन इन नेट ऑफर कैटेगरी। तो आपको ध्यान रखना है 32(1), 32(2), 32(4), उसके अंदर में ध्यान रखना है नॉट लेस देन 35%, नॉट लेस देन 15%। नेक्स्ट 32(2) के अंदर नॉट लेस देन 75%, 32(4) के अंदर नॉट लेस देन 15%, 32(1) के अंदर नॉट लेस देन 35% टू RII, उसी के अंदर नॉट लेस देन 15% टू NII, 32(2) के अंदर नॉट लेस देन 75% टू QIB, 32(4) के अंदर नॉट लेस देन 15% टू RII। दिमाग में चिपका होना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या, बिल्कुल बिल्कुल आप एग्जाम में, ये चार्ट हमने किया कुछ भी नहीं है, आपने यही तो चार्ट बनाया है। आप इस चार्ट को अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आप बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, RII, NII, इन सब क्या फुल फॉर्म लिखोगे। अगर आप फुल फॉर्म लिखने जाओगे तो प्रैक्टिकली यही तो चार्ट बन जाएगा। तो वो चार्ट बिल्कुल आप बना के एग्जाम में आ सकते हैं। 32(1) के साथ में ध्यान रखना है, आई जस्ट कंप्लीट इट वंस, 129(1), 129(2) एंड 129(4), ये भी यहाँ पे एज इट इज आता है। चलो कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, वो केस में भी देना पड़ेगा। अब समझो कैसा है उनका क्वेश्चन है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, और ये कैसा होता है, ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको ओवरऑल कंपनी का ध्यान रखना है। कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10,000 करोड़ के, तो आपको 10,000 करोड़ पे 25% का ध्यान रखना है। और ये तो अपन बात करें सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू की, तो मान लीजिए एक रिलायंस है, उसका ऑलरेडी 10,000 करोड़ के शेयर्स इशूड है, अभी वो इशू कर रहा है 500 करोड़ के। तो ये जो हमने पूरा बात की, हम सिर्फ 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ध्यान रखेंगे 10,500 करोड़ पे। तो जब तक आप 10,500 करोड़ पे 25% का रूल सेटिस्फाई कर पा रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी करो, इस इशू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा QIB को दे दो, फर्क नहीं पड़ता। वेरी इजी टू गो। चलो एक बार फटाफट से हम लोग देख के आ जाते हैं। हमने 32(1) और 129(1) के साथ दो अलग अलग रेगुलेशन क्यों घुमाते हैं। 32(1) यस, हियर वी आर। इशुएंस कंडीशन एंड प्रोसीजर हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली बेयर एक्ट ही है, बस उन्होंने सिलेक्टिवली दिया है हमको। तो हम जैसे कि मिनिमम ऑफर टू पब्लिक पढ़ा, ये ठीक है कि आप SCRA के हिसाब से ध्यान रखते हैं, मतलब 90% वगैरह का रूल होता है, ठीक है। अलोकेशन एंड नेट ऑफर, तो हमने जो पढ़ा वो यही लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आप बुक बिल्डिंग कर रहे हैं एज पर 32(1) एंड सब रेगुलेशन 1 of 6, रुकना, इन द नेट ऑफर कैटेगरी शैल बी एज फॉलोज: 35% रिटेल, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 50%
QIB, ठीक है सर, यही पढ़ा है हमने, और बाकी इधर से उधर घुमा सकते हैं, वो सब ठीक है. If an issue is made through book building under सब regulation 2 of regulation 6, ठीक है सर, 32(2) और सब regulation 2 of 6 कह रहे हैं कि ठीक है. 10% टू रिटेल, 15% टू नॉन इंस्टीट्यूशनल, 75% QIB, नॉट लेस देन, बिल्कुल ठीक है, यही पढ़ा हमने, कोई परेशानी की बात नहीं है. उसके बाद में अगर कहीं बच गया इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है. 4 पे आता हूँ सीधा. अगर बुक बिल्डिंग से कर रहे हैं, अलोकेशन होगा मिनिमम 50% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. कितना लिखा है? 50% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. तो सबसे पहले हमारे नोट्स पे आते हैं, और ये जो 15 लिखा है इसको हम क्या कर देते हैं? 50%. सर इसके ऊपर अमेंडमेंट लिखेंगे क्या? नहीं, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एक्चुअली मॉड्यूल के अंदर मिस्टेक आई थी एक बार, तो कंफ्यूजन करना नहीं है. दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस वाज एक्चुअली अ मिस्टेक. इस 15 को क्या कर दो? 50%. सर एक सवाल आ रहा है सर मन में, तुरंत आ जाएगा. आपने पढ़ाया था हमको 3 प्रकार के आंसर होते हैं, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर और ICSI का आंसर. सर क्या ऐसा होगा क्या एग्जाम में 15 लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं, ICSI ने वापस मॉड्यूल में भी करेक्शन कराया था, और जो सजेस्टेड आंसर भी आए उसके अंदर भी वो 50 लिख के चलता है. तो लोड लेने का नहीं है, बस 15 को कट करके क्या कर देना है? 50. क्लियर है? यहाँ पे भी 50 करो, और आपके समरी चार्ट के अंदर भी 50 करो, दोनों जगह भी 50 कर दो पहले फटाफट से. हाँ जी, ओके, अभी तो लिखा ही नहीं है ना आपने, मैंने समरी चार्ट में कर दिया, दिमाग में कर लो आप बस 50. चलो, ये हो गया आपका. अब आते हैं वापस हम लोग यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. अब हम लोग एक बार आराम से देखते हैं. सर वहाँ पे 129(1) भी कुछ लिखा हुआ है, फटाफट 129 काम का है या 6 काम का है, समझ में आना चाहिए. पहले 129 देख लेते हैं. जल्दबाजी नहीं करेंगे. Allocation and net offer category. Issuance condition and procedure. Allocation net offer category अगर कर रहे हैं 35%, 15%, 50%, 10%, 15%, 75%, not less than, not less than, not less than. मिनिमम 50% टू रिटेल. सर सब कुछ सेम लिखा हुआ है तो ऐसा इन्होंने अलग अलग क्यों किया है? समझो अच्छे से. ऊपर याद आ रहा है मैंने आपको ICDR का ओवरव्यू पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने IPO की कंडीशन पढ़ते हैं. अब ये चल रहा है पार्ट 5, 6, 7, 8, पार्ट 8 ऑफ विच चैप्टर देखते हैं, रुको. पार्ट 8 ऑफ विच चैप्टर? पार्ट 6. हमें पार्ट 1 के ऊपर चैप्टर जाना है. पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 2. पार्ट 1 के ऊपर चैप्टर लिखा होगा, पार्ट 1, और उसके ऊपर चैप्टर क्या लिखा है? FPO. ओ मतलब जब एक कंपनी IPO करेगी तब रेगुलेशन 32 अप्लाई होगा, तो 32(1), 32(2) या 32(4) के हिसाब से होगा. बट जब एक कंपनी FPO करेगी तब रेगुलेशन 129 अप्लाई होगा, तो हो सकता है वो 129(1), 129(2) और 129(4) के हिसाब से हो. दिमाग में बैठ रही बात अच्छे से? इट्स वेरी इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है. तो हम हमारे नोट्स में एक ही जगह पे सिंपल तरीके से लिख देते हैं कि अगर हम बात करते हैं एलोकेशन टू नेट ऑफर की, तो इसमें 32 से एलोकेशन होता है IPO में, और 129 से एलोकेशन होता है FPO में. है बहुत इजी, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. तो हम जब भी लिखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि 129 इज फॉर FPO. आर यू ऑल विथ मी? सुपर इजी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है. चलो अब फुल स्पीड में पहले बेटा जी आप लोग पेन डाउन करो. हाँ हाँ पहले चलो वो वाला पहले कर लो. 1.29 है, उसके पहले आप लोगों को पेन डाउन करना है प्राइस बैंड. उसके पहले ये करेक्शन आपने कर लिया ना? ये कर लिया. प्राइस बैंड पहले पेन डाउन कर लो. हाँ गंदी हैंड राइटिंग में, जल्दी कर लो. और चलो
चलो ये ओवरऑल देख लो, आपको हमने कैसा किया, आप थोड़ा सुंदर लिख पाओ। इधर देखो स्क्रीन पे प्राइस एंड प्राइस बैंड लिखा है मैंने। उसके बाद हाँ एक और चीज़ आपको दिख रहा है, मैं कभी कभी इसके आगे ऐसा सर्कल कर देता हूँ ना, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब मैं पूरा ICDR पढ़ा दूंगा हर एक टॉपिक को मैं एक नंबर दूंगा, किसी को 6 दूंगा, किसी को 7 दूंगा, किसी को 8 दूंगा, उसके लिए करता हूँ। अगर आपने नहीं भी किया तो इसका लोड मत लेना। क्यों? मान लो मैंने इसको नंबर दिया 8, तो आप इसके ऊपर लिख दोगे ना 8, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप चाहो तो ऐसा सर्कल मार के भी छोड़ सकते हो, चाहो तो सर्कल मार देंगे, उसके अंदर अपन एक नंबर लिखेंगे बाद में। चलो प्राइस एंड प्राइस बैंड ओवरव्यू समझ लो, प्राइस एंड बैंड है। उसके बाद में यहाँ पे बेसिक रूल्स डिस्क्लोजर, बेसिक के 2 पॉइंट, रूल के 2 पॉइंट, डिस्क्लोजर। तो अच्छा अलाइनमेंट में लिखो उसको अच्छे से बस। इन डिस्क्लोजर्स कैलकुलेट रेशियोज फॉर बोथ अपर बैंड एंड लोअर बैंड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको समझा ना पॉइंट कि अपन ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ रेशियोज लिखते हैं, तो आपको रेशियो में एक बार प्रिज्यूम करना है लोअर बैंड और एक बार प्रिज्यूम करना है अपर बैंड की प्राइस, और दोनों के रेशियो निकाल के देना है ताकि इन्वेस्टर्स गेट अ रेंज।
चलिए, इज एवरीवन डन? यस। और ध्यान रखेंगे यारों, आप सब भी, और जो लोग गूगल पेन ड्राइव पे घर पे ही पढ़ रहे हैं यारों, दैट बेरैक को मैं उतना ही रेफर करवाऊंगा जितना हमारे लिए जरूरत है, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द इनिशियल लेक्चर्स, बेरैक बहुत सारा है, पर जहाँ जहाँ वो लगता है हमारे लिए रेफर करना जरूरी है, वहाँ पे हम रेफर करेंगे। तो आप घर पे अगर बेरैक का भी रेफर करना चाहते हो कर सकते हो, ऑफ कोर्स प्रिंट आउट मत लेना, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ नए प्रोविजन देखते हैं तो उसको देख के परेशान मत हो, बिकॉज ICDR काफ़ी बड़ा है, और ऑफ कोर्स वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर। चलो, आर यू ऑल डन? यस। चलो यारो, फुल स्पीड में पेन दिस डाउन। बस यार ये पेन डाउन कर लो, एंड दैट बी ऑल, कुछ भी नहीं है। एंड आई सी वी विल अगेन एट 1:45 टुडे, राइट? 1:45। तो भाग के जाएंगे, दौड़ के आएंगे, और बस खेलो कूदो ऐश करो।